जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेटर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास और हिस्ट्री से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं अर्थात यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी या भी कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जो कि हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों। तो हम आज से सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस पहले एपिसोड में हम लोग महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम अलग अलग कई सारे भागों में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चर या फिर टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे दोस्तों। तो आइए बिना कुछ समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री? तो मेरे दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास को अर्थात हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से मेरे दोस्त हैं? वो है मेरे दोस्त भारतीय प्रागैतिहास अर्थात प्री हिस्ट्री, उसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, एंड उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो 3 भागों में बढ़ गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो मेरे दोस्त ऐसे पीरियड जहां पर हमें कोई भी रिटन एविडेंस अर्थात लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, जिसके लिए हमें पूर्ण रूप से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अर्थात पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, वह पीरियड, वह समय काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है अर्थात प्री हिस्ट्री कहलाता है। मेरे दोस्त उसके बाद आएगा कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है सर, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो मेरे दोस्त हिस्ट्री का वह काल या फिर वह पीरियड जहां पर हमें रिटन एविडेंसेस तो मिलते हैं लेकिन उन्हें अभी भी डिसाइफर नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे एज एग्जांपल हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वर्तमान में इसका नाम बदलकर हम लोग मुख्यतः इसे क्या बोलते हैं? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। खैर हम लोग डीप में जा रहे हैं, जाना भी आवश्यक है क्योंकि आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोटो हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों के आता है, बिलोंग करता है मेरे दोस्त, वहां से हमें स्क्रिप्ट मिले हैं लेकिन येट अभी भी उन्हें डिसाइफर नहीं किया जा सका है, अर्थात उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए यह इतिहास के उस भाग में आते हैं जिसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से इतिहास के किस भाग से संबंधित है? तो आपको ध्यान देना होगा यह आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है। और तीसरा पीरियड कौन सा आता है मेरे दोस्त? वह आता है ऐतिहासिक काल से, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हिस्टोरिक पीरियड क्या है कि ऐसे काल इतिहास के जहां पर हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं और उन्हें हमने बाकायदे पढ़ भी लिया है, डिसाइफर भी कर लिया है। जैसे आपका मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश या फिर जितने भी ऐसे काल हैं जहां पर हमें रिटन एविडेंसेस प्राप्त हैं, जिनके थ्रू हम उनके इतिहास को जानते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, वो आपके हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। खैर अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री से। तो मेरे दोस्त प्री हिस्ट्री के भारतीय कॉन्सेप्ट में फादर कौन है, जनक कौन है? तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक। देखिए एक महत्वपूर्ण बात इनसे और जुड़ी हुई है कि यही रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं जिन्होंने भारत के संदर्भ में प्रथम पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था, अर्थात रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही 13 मई 1863 को पहली बार भारतीय संदर्भ में प्रथम पाषाणिक उपकरण अर्थात पत्थर के औजार की क्या की थी? प्राप्ति की थी। और कहां से की थी यह भी ध्यान रखिएगा। तो वह किया था तमिलनाडु के पल्लवरम से। कहां से किया था? तमिलनाडु के पल्लवरम स्थान से किया था। और जो उपकरण, जो टूल्स उनको मिले थे स्टोन्स के, उस टूल की टाइप क्या थी? तो भैया वह था क्लीवर। क्या था?
क्लीवर था और यह उनको लैटेराइट स्तर से मिला था, लैटेराइट जमाव से मिला था। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हम लोगों के प्री हिस्ट्री के फादर हैं, अर्थात भारतीय प्राग इतिहास के जनक हैं। दूसरा प्रश्न क्या निकल कर आता है, यही रॉबर्ट फ्रूट हैं जिन्होंने सबसे पहले भारतीय संदर्भ में क्या किया था, पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। तो पूछ लिया जाता है कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। कब किया था यह भी आता है, तो 13 मार्च 1863 को किया था। कहां पर इसकी प्राप्ति हुई थी, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण को कहां से प्राप्त किया गया था। तो पल्लवरम जो कि तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह उपकरण किस प्रकार का था, उसका टाइप क्या था, तो मेरे लाल वो था क्लीवर। और यह किस स्तर से मिला था, तो यह लैटेराइट जमाव से मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि आभूषण युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां हमें कहां से मिली हैं। तो ऐसे बरियल्स हमें कहां से प्राप्त हुए हैं जो कि आभूषण युक्त हैं, जिन पे हमें ज्वेलरी के भी हमको साक्ष्य या फिर एविडेंस देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि वह मेसोलिथिक साइट का होना चाहिए, मध्य पाषाणिक संस्कृति का होना चाहिए। तो मेरे दोस्त वो था महदहा साइट। कौन सी साइट है, महदहा साइट है, जहां से हमें मध्य पाषाणिक काल के आभूषण युक्त समाधियां अर्थात बरियल्स के प्रमाण मिले हुए हैं। अब देखिए जो महदहा है, इससे हमें न केवल मध्य पाषाणिक आभूषण युक्त समाधियां बरियल्स मिली हैं, उनके अलावा भी कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या मिलता है उसके अलावा, तो 35 गर्त चूल्हों का प्रमाण भी हमें महदहा से देखने को मिलता है। कितने, 35। एंड इसके अलावा हमको स्तंभ गर्त मिलते हैं। क्या मिलते हैं, स्तंभ गर्त, अर्थात जो गाड़े गए हैं स्तंभ, उनके जो होल दिखाई देते हैं हमको, ऐसे स्तंभ होल अर्थात स्तंभ गर्त की चर्चा की गई है। और 13 कंकालों के भी प्रमाण यहाँ पर मिले। संख्या पूछ लिया गया है, ऐसे प्रश्न आप लोगों ने देखे होंगे कि बताइए महदहा से कितने कंकाल अवशेषों की प्राप्ति हमें हुई है। तो कुल 13 कंकाल अवशेषों की प्राप्ति महदहा पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। उसके अलावा महदहा से हमें युग्म समाधानों के भी प्रमाण मिलते हैं, कपल्स बरियल के युग्म समाधान के भी प्रमाण मिलते हैं वहां पे। तो आप लोग यह भी पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में चावल का प्राचीनतम उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ है। तो भारत के संदर्भ में यदि हम चावल के प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो यह प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। कहां से प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। और यह जो कोल्डिहवा आर्कियोलॉजिकल साइट है अर्थात पुरातात्विक स्थल है, यह प्रयागराज, जिसे हम लोग पहले क्या कहते थे, इलाहाबाद कहते थे। तो इलाहाबाद के मेजा डिस्ट्रिक्ट के जो बेलन घाटी है, देवघाट वर्तमान में, तो बेलन घाटी के देवघाट में स्थित है। और इसका उत्खनन अर्थात क्या कहते हैं उसको, हम लोग उत्खनन को बताएं, जब जल्दी से बताएं, उत्खनन के लिए क्या बोलते हैं वर्ड, एक्सकेवेशन बोलते हैं, न कि डिगिंग। दोनों लोग, कई लोग यूज करते हैं डिगिंग शब्द, तो डिगिंग गलत है, एक्सकेवेशन होगा। तो कोल्डिहवा का उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल और GR शर्मा के द्वारा इनका उत्खनन किया गया है। कब किया गया, तो 1946 में अर्थात 1946 में। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के मेजा डिस्ट्रिक्ट के जो बेलन वैली है, बेलन घाटी है, उसके देवघाट से प्राप्त हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कोल्डिहवा के उत्खननकर्ता कौन है, तो बीबी लाल और GR शर्मा हैं। 1946 में इस साइट का एक्सकेवेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में अर्थात गंगा वैली में धान के उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण स्थल कौन सा है। अर्थात भारतीय संदर्भ में जो गंगा वैली है, कौन सा, गंगा घाटी है, उस गंगा घाटी में धान के उत्पादन का, राइस के प्रोडक्शन का कहां पर हमें प्रमाण मिला है प्राचीनतम, तो वह मिला है मेरे दोस्त कहां से, लहुरा देवा से। कहां से मिला है, लहुरा देवा से मिला है। और यह लहुरा देवा यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर जिला है, यह लहुरा देवा आर्कियोलॉजिकल साइट यहीं पर स्थित है। और यहां से हमें गंगा घाटी अर्थात गंगा वैली के चावल के अर्थात धान के उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ये बताइए कि जो मानव समाधान है, जो ह्यूमन्स बरियल हैं, ऐसा कौन सा साइट है कि वहां पर ह्यूमन्स बरियल के साथ साथ हमें एनिमल को भी बरीड करने का अर्थात दफनाने का प्रमाण मिलता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि मानव समाधानों के साथ पशुओं को दफनाए जाने के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं। तो मेरे दोस्त यह मिलता है जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट जिसको हम लोग बोलते हैं बुर्ज़हूम। क्या बोलते हैं? बुर्ज़हूम बोलते हैं। और इसी बुर्ज़हूम आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें किसकी प्राप्ति हुई है? तो ऐसे बरियल्स की प्राप्ति हुई है जहां पर साथ साथ में एनिमल्स को भी बरीड किया गया है, उन पशुओं के ओनर को, मालिकों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मालिक जब मरता है, ओनर जब मरता है, तो उसके जो प्रिय पशु थे उनको भी दफनाया गया है। ऐसे प्रमाण हमें जम्मू कश्मीर के बुर्ज़हूम आर्कियोलॉजिकल साइट से देखने को मिलता है। और बुर्ज़हूम की खोज किसने की थी, यह भी महत्वपूर्ण है। तो पीटरसन ने किया था 1835 में। कब किया था? 1835 में पीटरसन के द्वारा बुर्ज़हूम जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़ते देखिए, बुर्ज़हूम एक नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण काल की संस्कृति वाला यह क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है, यह भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, ब्लेड और ब्यूरिन, यह क्या है? ब्लेड और ब्यूरिन एक महत्वपूर्ण टूल्स हैं। क्या है? महत्वपूर्ण स्टोन टूल्स हैं जो कि किस काल के परिचायक हैं, अर्थात यह किस काल को डिफाइन करते हैं? ब्लेड और ब्यूरिन। यदि हमने कहा कि आपको ब्लेड और ब्यूरिन रख दिया तो आप किस काल को डिनोट करेंगे, किस काल को बताएंगे कि यह इस काल की विशेषता है? तो मेरे दोस्त, यह जो ब्लेड एंड ब्यूरिन है यह उच्च पुरापाषाण, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है। तो उच्च पुरापाषाण काल में जो मानव थे, जो ह्यूमंस थे, ये स्टोन्स को काट करके क्या बनाते थे? ब्लेड एंड ब्यूरिन। तो इनका मुख्य उपकरण क्या था? मेन टूल क्या था? अपर पैलियोलिथिक पीरियड का, जिससे इनकी पहचान होती है इस पीरियड की। जो इनकी विशेषता है वो टूल्स हैं ब्लेड एंड ब्यूरिन। क्या है? ब्लेड एंड ब्यूरिन जो टूल्स है वह अपर पैलियोलिथिक काल अर्थात उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि हथनोरा में, हथनोरा एक क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो यह एक यहां पर मानव जीवाश्म मिला है, ह्यूमन फॉसिल मिला है। अब देखिए, यह जो ह्यूमन फॉसिल है यह पूर्व पाषाणिक काल का है और इसकी खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो ह्यूमन फॉसिल है जो कि हथनोरा से मिला है, यह जो जीवाश्म है मेरे दोस्त, यह जीवाश्म की खोज किसने किया था? तो इस जीवाश्म की खोज किया था किसने? भूगर्भवेत्ता थे, अर्थात भारतीय जो भूगर्भवेत्ता है अरुण सुनकिया। किसने? अरुण सुनकिया ने इस जीवाश्म की खोज की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इस जो जीवाश्म की खोज की थी उस जीवाश्म का नाम था होमो इरेक्टस। यदि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह बताइए जो जीवाश्म अरुण सुनकिया ने खोजा था यह जीवाश्म किस प्रकार का है, इसे किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? अर्थात ये ह्यूमन फॉसिल है, या तो निएंडरथल होगा या तो होमो हैबिलस, किसी न किसी टाइप का होगा। तो यह भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे यह होमो इरेक्टस किसका है भैया? होमो इरेक्टस जो टाइप है ह्यूमंस का वह इस प्रकार में इसे रखा गया है। तो यह भी बात ध्यान में रखेंगे। और देखिए, यह प्राप्ति कहाँ से हुई है, किस स्थान पर यह हथनोरा है? तो जो नर्मदा वैली है, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में जो नर्मदा वैली है वहां से इन्होंने इस ह्यूमन फॉसिल को क्या किया था? प्राप्त किया था। पॉइंट नंबर 1। और कब प्राप्त किया था? तो 5 दिसंबर 1982 को, अर्थात 5 दिसंबर 1982 को अरुण सुनकिया ने नर्मदा घाटी के होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में प्राप्त किया था इसे। यह ह्यूमन की अर्थात मानव की किस जीवाश्म प्रकार से संबंधित है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, यह होमो इरेक्टस से संबंधित है। देखिए मेरे दोस्त, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं हर
एक पॉइंट आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यह बात क्लियर रखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट यदि आप छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में उससे प्रश्न आ जाएं और आप प्रश्नों को गलत करके चले आएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बताइएगा कि किस मानव प्रजाति के द्वारा समाधान की व्यवस्था प्रचलित की गई। अर्थात मानव का वह कौन सा प्रकार था जिसने बरियल्स की शुरुआत की, समाधान की शुरुआत की, अर्थात मृतकों को दफनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। तो मेरे लाल वो दोस्त कौन था? वह था होमो निएंडरथल। मानव प्रजाति में जो होमो निएंडरथल था, इसी प्रजाति ने सबसे पहले जो उनके मृतक हुआ करते थे उनको दफनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की, उनकी डेड बॉडी को एक बरियल्स का रूप देना शुरू किया। तो वो कौन सा फॉर्म है मानव का? वह है होमो निएंडरथल। अब देखिए, जो निएंडरथल मानव है इसका नाम कैसे पड़ा? तो जर्मनी में एक स्थान है निएंडरथल वैली। क्या है स्थान का नाम? निएंडरथल वैली। वहीं से पाया गया था निएंडरथल का पहली बार जीवाश्म, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? निएंडरथल पड़ा। क्या पड़ा? निएंडरथल मानव पड़ा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जर्मनी के निएंडरथल वैली से इसकी प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसे हम लोग निएंडरथल मानव भी कहते हैं। और इसने किस चीज की शुरुआत की थी सबसे पहले? तो मृतकों को अर्थात डेड बॉडी को एक बरियल का फॉर्म देने के लिए इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा कि जो चौकोतियन गुफा है, जो चौकोतियन गुफा है, यहां से हमें मानव के किस प्रजाति का जीवाश्म पता चलता है? आप सभी जानते हैं चौकोतियन गुफा अपने लिए बहुत बड़ी फेमस गुफा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हमें एक मानव प्रजाति के एक ह्यूमन टाइप का क्या मिलता है? फॉसिल मिलता है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, अद्भुत है। वह कौन सा फॉसिल है भैया? तो वह है ह्यूमन टाइप का होमो इरेक्टस। क्या है? होमो इरेक्टस। कभी कभी इसे एक और नाम मिलता है होमो इरेक्टस पेकिंसन। क्या बोलते हैं उसको? होमो इरेक्टस पेकिंसन बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पूछ देता है उसको, तो वह नाम होगा पेकिंग मानव। पूछ जाता है पेकिंग मानव का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो मेरे दोस्त, पेकिंग मानव अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस पेकिंसन या फिर होमो इरेक्टस, इसका प्रमाण कहां से मिला है? चौकोतियन गुफा से मिला है। अगली चीज, जो चौकोतियन गुफा है यह स्थित कहां पर है, कहां पर सिचुएटेड है? तो यह चीन के बीजिंग में स्थित है। कहां पर स्थित है? चीन के जो बीजिंग शहर है वहां पर यह चौकोतियन गुफा स्थित है, केव स्थित है। और इस केव में लाइम का अर्थात चूने का भराव हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है कि जो चौकोटियन गुफा है यहाँ पर किस चीज की भराव हमें देखने को मिलती है? हमें लाइम अर्थात चूने का भराव देखने को मिलता है। और यहाँ से जिस प्रकार के हमको उपकरण अर्थात टूल्स की प्राप्ति हुई है, वो टूल्स में मुख्यतः चॉपर और चॉपिंग मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? चॉपर और चॉपिंग टूल्स की प्राप्ति यहीं से हुई है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मत भी है कि यही ऐसा महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है, जहां से हमें कंट्रोल्ड फायर अर्थात जो नियंत्रित आग का प्रमाण मिलता है वो भी हमें यहीं अर्थात चौकोटियन गुफा से ही मिलता है। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र निधियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो भारत में जो ताम्र निधियों की प्राप्ति, आप सभी जानते हैं कि ताम्र निधियों का एक ऐसा फेज रहा जहां पर शुद्ध तांबे के कई सारे उपकरण एक बहुतायत मात्रा में, जिसको खजाने के रूप में भी लोग बोलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ऐसी ताम्र निधियों की सबसे अधिक मात्रा में जो प्राप्ति हुई है वह हुई है गुंगेरिया। गुंगेरिया आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमें ताम्र निधियों के प्रमाण सर्वाधिक मात्रा में मिले। और यहां से हमें कुल 424 के आसपास ताम्र निधि उपकरण टूल्स के प्रमाण हमको मिलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर सबसे अधिक ताम्र निधियों के उपकरण के प्रमाण मिले हैं, तो वह है गुंगेरिया आर्कियोलॉजिकल साइट। और आज के इस सेशन के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलते हैं, वह है कि लॉरेल लीफ पॉइंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉरेल लीफ पॉइंट का संबंध किस कल्चर अर्थात किस संस्कृति से है?
तो ध्यान रखेंगे जो लॉरेल लीफ पॉइंट है वह संबंध है सालुत्रियन कल्चर से, सालुत्रियन संस्कृति से। इस संस्कृति की विशेषता यह थी कि जो सालुत्रियन कल्चर था, जो सालुत्रियन संस्कृति थी, यहाँ पर पत्ती के आकार के बेधक बनाए जाते थे, जिसको हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं। बेधक पॉइंट्स, जो यदि आप लोग स्टोन टूल्स का टाइप पढ़ा होगा तो उसमें चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, पॉइंट्स, टेंस्ड पॉइंट्स कई सारे आते हैं, स्क्रैपर आते हैं। तो उन्हीं में से एक है पॉइंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेधक। और यह जो सालुत्रियन कल्चर था, इसमें जो पॉइंट्स बनाए जाते थे, जो बेधक बनाए जाते थे, वो एक पत्ती की आकृति के होते थे। इसीलिए इन आकार के कारण कि इनकी आकार पत्तियों की तरह होते हैं, इनको बोला गया लॉरेल लीफ पॉइंट। तो किस कल्चर के जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त? यह टूल्स यह सालुत्रियन कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉरेल लीफ पॉइंट का संबंध या फिर रिलेशन किस कल्चर से है? सालुत्रियन कल्चर से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में अर्थात मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पीरियड के काल में जो पशुपालन है दोस्तों, इस पशुपालन का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? दोस्तों प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मध्य पाषाण काल के प्रसंग में, अर्थात हमारा जो पाषाण काल है 3 भागों में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण है, जिसे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, तो उसमें उसके पशुपालन का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो वह मिलता है हमें आदमगढ़ से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्रमाण मिलता है, जिसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? उसका उत्खनन किया था आरवी जोशी ने। तो आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन का प्रमाण आदमगढ़ से मिला था, जिसका उत्खनन अर्थात एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया था? बाई आरवी जोशी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है सोहन संस्कृति का, सोहन कल्चर का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह सोहन कल्चर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था दोस्तों? यह सोहन कल्चर डिस्कवर किया गया था डीएन वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? डीएन वाडिया के द्वारा। 1928 में डीएन वाडिया ने क्या किया था कि जो सोहन घाटी का क्षेत्र है, इन्होंने इससे काफी परिष्कृत रूप में इसकी खोजबीन की थी, वहां पर क्या किया था? सर्वेक्षण इत्यादि किया था। इसीलिए दोस्तों जो सोहन संस्कृति के जो डीएन वाडिया है, इनको सोहन घाटी का पितामह कहकर भी संबोधित करते हैं। आपको यह जानकारी भी जाननी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि भैया सोहन संस्कृति पाषाण काल के किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो आपको जानना चाहिए जो सोहन संस्कृति है यह निम्न पूरा पाषाण संस्कृति है, अर्थात जो आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड होता है, यह लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का एक कल्चर है। आप लोग जानते हैं पैलियोलिथिक को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, जिसको हम लोग हिंदी में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। और यह जो सोहन संस्कृति है वह उनमें निम्न पूरा पाषाण काल को इंगित करती है, अर्थात लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। दोस्तों आपको यह चीजें भी ध्यान में रखते हुए चलनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से? शिलाश्रय के दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केव। क्या बोलते हैं? केव। तो ऐसा विंध्य क्षेत्र का कौन सा शिलाश्रय है? केव है, जहां से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, अर्थात जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं, बोन्स वगैरह हैं, हमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिले दोस्तों। और वह क्षेत्र भी देखिए, क्षेत्र विशेष का भी ध्यान देना है। क्षेत्र विशेष क्या है दोस्तों? विंध्यन रीजन है। तो विंध्यन रीजन में ऐसा कौन सा केव है जहां से ह्यूमन फॉसिल्स की मात्रा हमको सबसे ज्यादा मिले दोस्तों? तो वह केव है लेखिया। कौन सा केव है? लेखिया केव है, जहां से हमें दोस्तों मानव जीवाश्म या फिर मानव कंकाल की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में मिली है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किस राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सबसे पहला हुआ? आप सभी जानते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के नियोलिथिक पीरियड में हमें काफी ऊंचे ऊंचे राख के टीले मिलते हैं, जिसको हम लोग एस माउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस माउंड मिलते हैं, जो कि विद्वानों का मानना है कि यह पशुओं के गोबर इत्यादि के ढेर हुआ करते थे, जिन्हें जला दिया गया था बाद के समय काल में। यह एस माउंड के रूप में जमे हैं, अर्थात राख के टीलों के रूप में जमे हैं। तो प्रश्न यही है कि यह जो राख के टीले हैं, एस माउंड है दोस्तों, ऐसा कौन सा राख का टीला है जिस पुरास्थल का सबसे पहला उत्खनन किया गया? दोस्तों वह है कुपगल। कुपगल एक ऐसी साइट है जहां पर राख का टीला मिला था पहली बार, और इसे पहले रूप में एक्सकेवेट किया गया था। तो ध्यान रखना है,
राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किस पुरास्थल का हुआ था, कौन से साइट का हुआ था दोस्तों, तो वह है कुपगल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में प्राप्त 2001 में अस्वीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति कहां हुई है। आप लोग जानते हैं कि समय दर समय हम लोगों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई मानव जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है, चाहे वह शिवालिक क्षेत्र हो, पोतवार का घाटी का क्षेत्र हो, वहां पर रामा पिथकस, हनुमाना पिथकस, ब्रह्मा पिथकस, शिवा पिथकस वगैरह की जहां की प्राप्ति हो, या फिर हम लोग हथनौरा की बात कर लें जहां पर हमें नर्मेडेंसिस अर्थात क्या कहते हैं पशुओं के फॉसिल्स मिले हैं, साथ में हमें मानव जीवाश्म के अवशेष मिले हैं अरुण सोनकिया जी के द्वारा, या फिर हम बात कर लें आपके इस तमिलनाडु के तिल्वुर जो जिला है वहां के औदय स्थान की। तो दोस्तों जो केरल विश्वविद्यालय है, केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी राजेंद्रन को विल्लुपुरम तमिलनाडु के पास में एक मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई थी जो कि 2001 में इनको प्राप्त हुआ था। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में अस्वीकृत मानव शिशु का प्रमाण हमें कहां से मिला है, तो ये औदय से मिला है जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो पी राजेंद्रन ने किया है। आपको यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सांभर के खुर का निशान किस मध्य पाषाणिक स्थल से मिला है। सांभर एक महत्वपूर्ण प्रकार का पशु है, तो आपको प्रश्न क्या है दोस्तों कि इस पशु के जो खुर का निशान है दोस्तों यह किस मध्य पाषाणिक स्थल अर्थात मेसोलिथिक साइट से मिला है दोस्तों। तो यह जो सांभर है यह मिला कहाँ से है दोस्तों, तो यह मिला है बाघोर से। आप लोग बाघोर का नाम सुना होगा, तो बाघोर की जो द्वितीय स्तर है, बाघोर के सेकेंड स्तर से दोस्तों, बाघोर सेकेंड के अर्थात मध्य जो मेसोलिथिक साइट है, जो मध्य पाषाणिक साइट है दोस्तों, वहां से क्या मिला है, सांभर के खुर के निशान मिले हैं। तो आपको प्रश्न या तो खुर के निशान पूछेगा या फिर पूछ सकता है कि सांभर के चलने का निशान कहां से मिला है, या फिर सांभर से संबंधित हमको संकेत कहां पर मिलते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है बाघोर सेकेंड से मिले। आगे बढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त कि बाटा डोम्बालेन गुफा से किस प्रकार के मानव जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। बाटा डोम्बालेन केव है एक, जहां से हमको एक ह्यूमन फॉसिल मिला है और पूछा गया है कि यह ह्यूमन फॉसिल किस प्रकार का है। दोस्तों यह जो आधुनिक मानव है अर्थात होमो सेपियंस है, यह उनके पुरावशेष हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जो बाटा डोम्बालेन गुफा है यह स्थित कहाँ है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि यह जो गुफा है, यह जो केव है, यह श्रीलंका की गुफा है और इस गुफा से हमें आधुनिक मानव के पुरावशेष अर्थात फॉसिल्स के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न बड़ा मजेदार है। एक स्टेटमेंट है कि मानव को औजार बनाने वाला प्राणी था, यह किसका कथन है दोस्तों। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट या फिर कथन से प्रश्न आते हैं, और कथन क्या है कि मानव क्या है, औजार बनाने वाला प्राणी था, यह किसका कथन है, तो यह कथन है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन का। किसका है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है। क्या कथन है कि मानव औजार बनाने वाला प्राणी था। अगला क्वेश्चन है कि प्राक इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्री हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। तो प्राक इतिहास या फिर प्री हिस्ट्री कह लें, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो यह किया गया था सबसे पहले डैनियल विल्सन के द्वारा 1851 में। जी हाँ दोस्तों, 1851 के सन में डैनियल विल्सन ने पहली बार प्राक इतिहास अर्थात प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि मानव की वह प्रजाति जिसने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए वह कौन से थे। आप सभी जानते हैं कि मानव की विभिन्न प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर समय दर समय विकसित हुई, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, होमो इरेक्टस हो, होमो हैबिलस हो, होमो सेपियंस हो, होमो हाइडेलबर्गेंसिस हो, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेनियस हो, कई सारे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि वह कौन सी प्रजाति थी जिसने सबसे पहले
पहली बार स्टोन टूल्स बनाए? तो दोस्तों आपको जानना चाहिए वह प्रजाति थी होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के जहां से फॉसिल्स मिले दोस्तों, जहां से जीवाश्म मिले हैं, वहीं से हमें स्टोन टूल्स के भी प्रमाण मिले हैं और उनके बनाए जाने के भी संकेत मिले, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है, यह कंक्लूजन निकाला गया है कि वह मानव प्रकार कौन था जिसने सबसे पहली बार पत्थर के औजार बनाए थे, स्टोन टूल्स बनाए दोस्तों, तो वह थे होमो हैबिलस। तो आपको यह चीजें ध्यान में रखनी है। और आज के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलें कि वह कौन सा निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है, अर्थात लोअर पैलियोलिथिक वाला साइट है, जिसकी तिथि प्राचीनतम ज्ञात की गई है, अर्थात ओल्डेस्ट डेट। कौन सा ऐसा ओल्डेस्ट साइट है लोअर पैलियोलिथिक का जिसे भारत में सबसे प्राचीनतम तिथि के रूप में ज्ञात किया गया दोस्तों? तो बोरी एक साइट है जहां की ज्वालामुखी राख से वहां का क्या निकाला गया है, काल मापा गया है, वहां पर चीजों को तिथि ज्ञात की गई है, जो तिथि निकली है 13 लाख ईसा पूर्व के आसपास। तो दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए कि सबसे प्राचीनतम तिथि वाला भारतीय निम्न पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो वह स्थल है बोरी। और इसका तिथि कितना ज्ञात किया गया दोस्तों, तो वह किया गया है 13 लाख ईसा। समाधि एच, जो सेमेंट्री एच बोलते हैं, इसका संबंध किस सैंधव पुरास्थल से है, अर्थात किस सैंधव जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वह कौन सा आपका हड़प्पन साइट दोस्तों, जहां से सेमेंट्री एच या फिर कह लें समाधि एच का संबंध है दोस्तों, वह पुरास्थल है हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा पुरास्थल से हमें सेमेंट्री एच का प्रमाण मिलता है, अर्थात समाधि एच की जानकारी मिलती है। और दोस्तों ये जो समाधि एच है, सेमेंट्री एच है, इसको खोजा गया था 1934 में। किसके द्वारा दोस्तों, तो माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, माधो स्वरूप वत्स ने 1934 में हड़प्पा पुरास्थल पे किसकी खोज की थी, समाधि एच की, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमेंट्री एच की। इन्होंने ही दोस्तों बाद में, अर्थात माधव स्वरूप वस्त ने ही बाद में इस सेमेंट्री एच का उत्खनन भी किया था, एक्सकेवेशन भी किया था। तो आपको यह सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा में स्थित है। खोजा किसने था, तो माधव स्वरूप वत्स ने खोजा था। कब खोजा था, तो 1934 में खोजा था। और किसने एक्सकेवेशन किया था, इसका उत्खनन किसने किया था, तो इन्हीं ने, माधव स्वरूप वत्स जी ने उत्खनन किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, कि गरुड़ की आकृति वाली सेल खड़ी की एक मुहर जो है दोस्तों, यह किस सैंधव पुरास्थल से मिली है? दोस्तों आप सभी जानते हैं मुहरों की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेष देन मानी जाती है। और खासकर वह मुहरें किस चीज की बनी होती हैं, यह भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों को मुख्यतः किस पदार्थ से या किस वस्तु से बनाया जाता था? दोस्तों उसको बोलते हैं सेल खड़ी। क्या बोलते हैं? सेल खड़ी। दोस्तों एक सेल खड़ी की ऐसी मुहर प्राप्त है जो कि किस आकृति की है? गरुड़ आकृति की है। गरुड़ आकृति होने के कारण यह थोड़ी सी यूनिक हो जाती है, इसीलिए इससे प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। तो यह गरुड़ आकृति वाली सेल खड़ी की मुहर कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? यह नाल संस्कृति है। नाल एक पुरास्थल भी है दोस्तों, इस नाल पुरास्थल से प्राप्त होता है। और यह नाल पुरास्थल 1925 टू 1926 के बीच में एच हरग्रिप्स ने क्या किया था? खोजा था, इसे उत्खनित किया था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहां से हमें मिली है गरुड़ आकृति वाली सेल खड़ी की मुहर? वह नाल पुरास्थल से मिली है, जिसे खोजा एवं उत्खनन किसने किया था? एच हरग्रिप्स ने। कब किया था? तो 1925 टू 1926 के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सैंधव सभ्यता के वे पुरास्थल जहां से हमें पांडुरंग के मृदभांड, पांडुरंग के मृदभांड को इंग्लिश में बोलते हैं बफवेयर। क्या बोलते हैं? बफवेयर। दोस्तों ऐसा कौन सा सैंधव स्थल वाला पूरा स्थल है जहां से हमें पांडुरंग के मृदभांड अर्थात बफवेयर की प्राप्ति होती है? दोस्तों वह पूरा स्थल है आपके क्वेटा, कुल्ली और आमरी और नाल। आमरी, नाल, क्वेटा, कुल्ली जो है दोस्तों, यहां से हमें पांडुरंग के मृदभांड अर्थात बफवेयर की प्राप्ति होती है। इसी कारण दोस्तों इस जो पुरास्थल हैं इनको एक संस्कृति के रूप में जानते हैं, जिसको नाम दिया गया है पांडु मृदभांड संस्कृति अर्थात बफवेयर कल्चर भी कहते हैं। तो आपको यदि कल्चर करके डिनोट करें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो मृदभांड थे, ये तो एक प्रकार के पात्र थे, कल्चर कैसे हो गए? दोस्तों इन
विशेष प्रकार के मृदभांडों के पाए जाने के कारण वह कौन सा मृदभांड है? पांडुरंग मृदभांड अर्थात बफवेयर है। उस संस्कृति का, उस स्थलों को एक संस्कृति का नाम दे दिया गया, जिसे नाम दिया गया पांडुरंग मृदभांड संस्कृति। और इस संस्कृति के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं? तो क्वेटा से, कुल्ली से और आमरी और नाल से मिलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है कि सिंधु सभ्यता के सोथी संस्कृति के प्रमाण हमको मिलते हैं। आप लोगों को पता है सिंधु सभ्यता का एक पुरास्थल है जहां से हमें किस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? सोथी संस्कृति के। तो कौन सा ऐसा पुरास्थल है दोस्तों जहां से हमें सोथी कल्चर का, सोथी क्या कहते हैं, संस्कृति के प्रमाण का पता चलता है दोस्तों? तो वह साइट है आपका हड़प्पन साइट कालीबंगा। तो कालीबंगा का जो प्री हड़प्पन फेज है अर्थात प्राक हड़प्पा चरण है दोस्तों, वहां से हमें किसकी प्राप्ति होती है? सोथी कल्चर की प्राप्ति होती है। आप सभी को पता होना चाहिए हड़प्पा को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। तो दोस्तों 3, कभी कभी 4 में भी बांट लेते हैं लोग, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। तो ऐसे बांटा जाता है। तो इसमें जो प्राक हड़प्पा का चरण है दोस्तों, वहां के जो कालीबंगा का जो प्राक हड़प्पा चरण है, वहां से हमें क्या, किसकी संस्कृति की जानकारी मिलती है? सोथी कल्चर की, सोथी संस्कृति की जानकारी मिलती है। सोथी कल्चर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं कि भैया सोथी संस्कृति कहां पर स्थित है, कैसे संबंधित है? तो भैया यह राजस्थान के घग्गर और जो चौतंग नदी का मैदानी इलाका है, यह वहां पर विकसित संस्कृति है। कहां पर? तो राजस्थान का जो घग्गर और चौतंग नदी का मैदानी क्षेत्र है, वहां पर यह सोथी कल्चर विकसित हुई। और इसका उत्खनन किसने किया दोस्तों? तो उत्खनन किया था अमलानंद घोष ने। किसने किया था दोस्तों? अमलानंद घोष ने इसका एक्सकवेशन किया था, उत्खनन किया था। और खोजा किसने था इसको? तो वह खोजे थे ल्यूगी पियो टेससिटोरी। नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है। खासकर उत्खनन करता पूछता है, लेकिन यदि आपसे खोज करता पूछ दे तो भी आपको ध्यान रखना है कि ल्यूगी पियो टेससिटोरी कौन थे? तो वह थे दोस्तों सोथी कल्चर के अर्थात सोथी संस्कृति के क्या थे? खोज करता थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहकर किसने कहा, संबोधित किया? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। आप सभी जानते हैं भारत में 2 नगरीय क्रांति के हमें प्रमाण मिलते हैं। एक मिलता है प्रथम नगरीय क्रांति, दूसरा कब मिलता है यह आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि द्वितीय नगरीय क्रांति के प्रमाण हमें कब दिखाई देते हैं। भारत के वह कौन सा ऐसा काल समय है जब हमें द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण दिखाई देते हैं? दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रथम नगरीय क्रांति कहकर किसने संबोधित किया था? तो किया था दोस्तों गार्डन चाइल्ड ने। जी हाँ दोस्तों, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति अर्थात फर्स्ट अर्बनाइजेशन रिवॉल्यूशन कहके संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि प्रथम प्रकाश में जो पुरास्थल आया था और जो प्रथम प्रकाशित पुरास्थल उत्खनित किया गया था दोस्तों, वह था हड़प्पा। और इसी हड़प्पा के कारण इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि भैया जो हड़प्पा का टीला था, इसे सबसे पहले किसने खोजा था, या फिर इसका उल्लेख सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? हालांकि यह 1921 के पास में जाकर यह उत्खनित हुआ, एक्सकेवेट हुआ, लेकिन इससे पहले ही इसकी जानकारी हमें दे दी गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में अर्थात 1826 में। तो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में सबसे पहली बार हड़प्पीय टीले का, जो हड़प्पा का माउंड था, उसका क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा टीले का उल्लेख करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। और किस वर्ष किया था यह भी एग्जाम में आता है, तो यह किया था 1826 में। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी फेमस पुस्तक है, आपने यदि यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम दिया होगा टीजीटी पीजीटी का, तो यह प्रश्न पूछ लेता है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया बुक के राइटर कौन है, अर्थात पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं, राइटर हैं W.A. फेयर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, फेयर सर्विस ने ही इंडिया के कल्चर के ऊपर क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था जिसको नाम दिया था द रूट्स ऑफ
ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल थे। 1921 में जब हड़प्पा का एक्सकैवेशन हो रहा था तो हड़प्पन एक्सकैवेशन के निर्देशक कौन थे? यही सर जॉन मार्शल थे, जिनके निर्देशन में हड़प्पा का एक्सकैवेशन किया गया था और उन्हीं ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान देना है, वह उस समय ASI के अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? वह निर्देशक थे। तो आपको अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइएगा। देखिए आपसे कई ऐसे प्रश्न आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कि कौन सा भैया जो पुरावशेष है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कहां से पाया गया। जैसे हाथी के दांत का पैमाना कहां से पाया गया, चांदी का मुकुट कहां से पाया गया, प्रश्न बनते रहते हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सैंधव पुरास्थल है जहां से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है, स्केल मिला है। दोस्तों हाथी दांत का पैमाना हमें किस पुरास्थल से मिला है दोस्तों? वह मिला है लोथल से। जी हां दोस्तों, लोथल से हमें किसकी प्राप्ति हुई है? हाथी दांत के पैमाने की। लोथल वही क्षेत्र है जहां से हमें प्रथम बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, डॉकयार्ड की जानकारी मिलती है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ऊंट की हड्डियां और 7 अग्निकुंड कहां से जानकारी में है दोस्तों? तो ऊंट की हड्डियां और 7 अग्निकुंड के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? यह मिले हैं कालीबंगा से। कहां से मिले दोस्तों? कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डियां और क्या मिले हैं? 7 अग्निकुंड के प्रमाण भी दिखाई देते हैं। वहीं पर शल्य चिकित्सा की बात आती है दोस्तों, तो शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण हमें कहां पर दिखाई देते हैं? तो शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण हमें लोथल और कालीबंगा 2 स्थानों पर दिखाई देते हैं, जहां पर में एक मानव खोपड़ी मिली है जहां पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण को वह दर्शाती है। तो दोस्तों शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण हमें लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। वहीं पर कभी कभी पूछ देता है कि सूती कपड़े का टुकड़ा, सूती कपड़े का टुकड़ा हमें कहां से मिला है? कॉटन का, जिसे पता चलता है कि उस समय कॉटन का प्रोडक्शन होता था, सूती कपड़े का टुकड़ा होता था। तो वह होता था दोस्तों, प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां मिला है? मोहनजोदड़ो से, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टिला। क्या होता है? मृतकों का टिला। वहीं पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पक्की मिट्टी का हल हमें कहां से मिला है? आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था और फसलों के उत्पादन के लिए हल की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा नगर है, सभ्यता के रूप में विकसित है, तो वहां पर सिंपल सी बात है, बिना कृषि के यह सभ्यता विकसित नहीं हो सकती। और कृषि तभी होगी जब वहां पर हल होगा। और ऐसे ही पक्के मिट्टियों के हल हमें कई पुरास्थलों से मिले हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वह है, सबसे पहले आप लोगों को जो जानकारी में होगा, बड़ावली। बड़ावली पुरास्थल से क्या है? हमें पक्की मिट्टी के हल मिला है, साथ में बहावलपुर से भी पक्की मिट्टियों के हल मिले हैं। अब देखिए पक्की मिट्टियों के हल के अलावा भी मुद्राओं, जो वहाँ पे मुहरे हैं या फिर कोई पट्टिका है, वहाँ पर भी हमें ऐसे हलों के अंकन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह भी ध्यान रखें। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रश्न कहीं से भी आए, आपको पढ़ के ध्यान से उसका उत्तर देना है। और आज के इस सेशन के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों, कि एक पुस्तक है, बड़ी फेमस बुक है, जिसको आपके राइटर का नाम बताना है। पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। क्या पुस्तक का नाम है? सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो वह है मार्टिमर व्हीलर। जी हाँ दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर ने इस पुस्तक में, जो कि पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड, में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मार्टिमर व्हीलर ने किस पुस्तक में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था, उनकी उस पुस्तक का नाम क्या था? तो सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जितनी भी मेजर फाइंडिंग्स हैं, अर्थात आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज उनकी। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग मेजर चीज़ों को समझेंगे। देखिए
बार बार शब्द आता है दोस्तों अन्नागार का नाम, अर्थात ग्रैनरीज का नाम आता है। दोस्तों अन्नागार ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक हड़प्पीय पुरास्थल से ही पाया गया है, दोस्तों यह कई पुरास्थलों से पाया गया है, लेकिन आप लोग पढ़ने के जब दौरान पढ़ते होंगे तो केवल एक ही स्थान नाम मिलता है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलर है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे दोस्त कि जो अन्नागार है अर्थात ग्रैनरीज है दोस्तों, यह हड़प्पीय सभ्यता में कहाँ कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा साइट से मिला है, लोथल से मिला है और कालीबंगा से मिला है दोस्तों। तो कौन कौन सा वह आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमें ग्रैनरीज के प्रमाण अर्थात अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से। लेकिन दोस्तों इन चारों आर्कियोलॉजिकल साइट में से जो दो आर्कियोलॉजिकल साइट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है दोस्तों, यहां पर ग्रेट ग्रैनरीज मिली हैं, अर्थात महान अन्नागार या बृहद क्या कहते हैं दोस्तों, अन्नागार, स्नानागार नहीं सॉरी, अन्नागार के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बृहद अन्नागार के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो और कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे दोस्तों कि सिंह वाले देवता का प्रमाण हमें कहां से मिला है। आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक श्रृंगी पशु है इसको पवित्र माना गया है, इसको यूनिक माना गया दोस्तों, तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जो सिंह वाले देवता का हमें प्रमाण मिलता है दोस्तों, यह कोट दीजी और रहमान ढेरी और पादरी 3 साइट है, कोट दीजी, रहमान ढेरी और पादरी दोस्तों। तो यह तीनों साइट जो हैं तो वहां की हमको जो मृदभांड मिलते हैं, जो वेयर्स मिलते हैं दोस्तों, जो पॉटरी मिलती है वहां के दोस्तों पॉटरी पर अर्थात मृदभांडों पर इस सिंह वाले देवता का हमें अंकन देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी वह साइट है जहां पर सिंह वाले देवता का अंकन मिलता है दोस्तों, तो कोट दीजी है, रहमान ढेरी है और पादरी है। अगला है प्रश्न दोस्तों कि लकड़ी का ताबूत, कॉफिन ऑफ वुड, तो दोस्तों लकड़ी का जो ताबूत है, कॉफिन है, इसका भी प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है और वह मिलता है हमें हड़प्पा में। सबसे पहले लकड़ी के ताबूत की खोज की गई थी हड़प्पा साइट में, लेकिन हाल ही में जो नवीन खोज हुआ है दोस्तों उसमें राखी गढ़ी में भी दोस्तों हमें लकड़ी के ताबूत का प्रमाण मिला है, वुड ऑफ कॉफिन का प्रमाण मिला है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है दोस्तों कि हाल ही में नवीन शोधों के अनुसार कौन सा वह हड़प्पी पुरास्थल है जहां से हमें लकड़ी का ताबूत मिला दोस्तों, तो नवीन में मिला है राखी गढ़ी से और पुराने में मिला है दोस्तों हड़प्पा से। आगे बात करते हैं गैंडे की हड्डी। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है मेरे भाई, समझने का प्रयास करिएगा। जो हड़प्पा पुरास्थल है इसमें गैंडे का हमको अंकन दिखाई देता है, लेकिन गैंडे की जो हड्डी है मेरे भाई, गैंडे की जो हड्डी है, जो बोन्स है, यह केवल और केवल कहां से मिलती है दोस्तों, आमरी से मिलती है। गैंडे की हड्डी पूरे हड़प्पीय पुरास्थलों में केवल कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों, तो वह आमरी पुरास्थल से प्राप्त हुई है। लेकिन वहीं पर यदि हम कहें कि वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां के मृत भांडों पर अर्थात पॉटरी पर हमें दोस्तों किसकी चित्रांकन मिली है, दोस्तों गैंडे का चित्रांकन मिला है, तो वह स्थल दोस्तों सोर्थुगई। तो सोर्थुगई जो पुरास्थल है दोस्तों वहां से हमें गैंडे का चित्रांकन वहां के जितनी पॉटरी है वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो वहां की मृत भांडों की विशेषता है दोस्तों किसका अंकन दोस्तों, वह अंकन है गैंडे का। अगला है भैया प्रश्न बड़ा सुना होगा, सूती कपड़े का प्रमाण अर्थात कॉटन जो है वह कहां से मिलता है। तो भैया सूती कपड़े का प्रमाण आप लोग मुख्यतः सुने होंगे मोहनजोदड़ो का नाम। आप जब भी सूती कपड़े का नाम आता होगा तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करता है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो के साथ साथ सूती कपड़े का प्रमाण हमें हड़प्पा और आलमगीरपुर से भी प्राप्त होता है। आलमगीरपुर कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर है। साथ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हमको किसकी जानकारी मिलती है, सूती कपड़े का प्रमाण मिलता है। दोस्तों देखिए प्रश्न ये आप जानिएगा, मेहरगढ़ से सबसे प्राचीन कपास या फिर कह सकते हैं सूती का प्रमाण मिला है, कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस कपास से बुनकर बनाए गए क्लोथ अर्थात कपड़े का प्रमाण विश्व में सबसे पहले कहां पर प्राप्त किया गया था दोस्तों, तो वह प्राप्त किया गया था मोहनजोदड़ो में। तो सबसे पहला ऐसा एविडेंस जो हमें प्राप्त होता है कि पूरे विश्व में कपास से क्लोथ अर्थात कपड़ा बनाने का प्रमाण दोस्तों वह मिलता है
मोहनजोदड़ो से, जबकि कपास का प्रमाण कहां से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आरेदार पहिए जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोक्ड व्हील्स, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पोक्ड व्हील्स बोलते हैं। और इस प्रकार के आरेदार पहिए दोस्तों हमें कहां से देखने को मिलते हैं, तो जो बनावली साइट है वहां से, राखीगढ़ी से और भीरना से, भीरराना भी कभी कभी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बनावली, राखीगढ़ी और भीरना से हमें क्या मिलते हैं, आरेदार पहिए के प्रमाण अर्थात स्पोक्ड व्हील के प्रमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जूते हुए खेत के प्रमाण हमें कहां मिलते हैं। हम लोग बार बार नाम लेते हैं कालीबंगा, कालीबंगा। यदि मेरे दोस्त कालीबंगा के अलावा पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाउड फील्ड है, जो जूते हुए खेत का प्रमाण दोस्तों कालीबंगा में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में हमें सोर्थोगई में भी दोस्तों जूते हुए खेत का प्रमाण अर्थात प्लाउड फील्ड का भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों मिट्टी का हल अर्थात टेराकोटा के साथ का हल दोस्तों हमें कहां पर देखने को मिलता है। मिट्टी के टेराकोटा मॉडल का हल जो है वह कहां से मिलता है मेरे भाई, तो सभी लोग बार बार बनावली कहते हैं दोस्तों, तो बनावली के अलावा बहावलपुर भी एक हड़प्पन साइट है जहां से हमें मिट्टी के हल की प्राप्ति होती है। अभी तक आप जान रहे थे बनावली, दोस्तों बनावली के अलावा जो बहावलपुर है वहां से भी दोस्तों हमें मिट्टी के हल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों मनके का कारखाना जिसको हम लोग बोलते हैं बीड की फैक्ट्री। बीड की फैक्ट्री की फाइंडिंग कहां से की गई, जैसे ही बीड की फैक्ट्री की बात की जाती है आप लोगों के मन में तुरंत स्ट्राइक करता है चन्हुद्रो। सही भी है, लेकिन दोस्तों चन्हुद्रो के अलावा लोथल और बगसरा यह जो दोनों साइट हैं यहां से भी दोस्तों हमें जो है बीड के फैक्ट्री अर्थात मनके के बनाने की कारखाना अर्थात बीड फैक्ट्री का जानकारी प्राप्त होता है। चन्हुद्रो तो है ही फेमस, लेकिन लोथल और बगसरा से भी दोस्तों हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अपने आप में कृषि के इंपॉर्टेंस से कि कौन सा ऐसा हड़प्पन साइट है जहां पर हमें एक साथ दो फसलों के उगाने का प्रमाण मिलता है मेरे दोस्त। तो वह साइट है कालीबंगा और दूसरी साइट है पिराक। कौन सी साइट है मेरे भाई, पिराक और कालीबंगा, दो ऐसी साइट हैं जहां से हमें एक साथ दो फसलों के उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। और यह जो पिराक साइट है दोस्तों यह बलूचिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। और पिराक के अलावा कालीबंगा से भी दोस्तों हमें एक साथ दो फसलों के उगाने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है कि भैया युग्म समाधान की जानकारी हमें कहां से मिलती है मेरे दोस्त, तो युग्म समाधान की जानकारी हमें लोथल से मिलती है। लोथल से 3, कालीबंगा से 1 और राखीगढ़ी से 1। तो दोस्तों सबसे अधिक युग्म समाधान की प्राप्ति हमें लोथल से हुई है, 3 युग्म समाधान मिले हैं। कालीबंगा से 1 मिला है और राखीगढ़ी से भी 1 मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि राखीगढ़ी में जो युग्म समाधान है यह प्रेमी प्रेमिकाओं के हैं। किसके हैं, पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिकाओं का लोग मानते हैं इस राखीगढ़ी वाले में। खैर इतना प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, प्रश्न यह पूछ सकता है कि सबसे अधिक युग्म समाधान किस आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं मेरे भाई, तो वह मिले हैं लोथल से। 3 ऐसे साइट हैं जहां से हमें युग्म समाधान के प्रमाण मिले हैं, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का वर्तमान में एक्सकेवेशन कौन कर रहा है, तो डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर बसंत सिंधे कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया कि अग्निकांड मतलब कौन सा ऐसा पुरा स्थल है जिनके पतन के कारण हमें अग्निकांड का पता चलता है मेरे भाई, तो अग्निकांड का प्रमाण हमें कोटदीजी, गुमला, आमरी और नौसारी, 3 ऐसे 4 ऐसे पुरा स्थल दोस्तों जहां से हमें उनका पतन का कारण अग्निकांड का पता चलता था। आग के कारण उनका क्या हुआ था, पतन हुआ था, उनका विनाश हुआ था। वो आर्कियोलॉजिकल साइट कौन कौन सी हैं, तो कोटदीजी है, गुमला है, आमरी है और नौसरी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं भैया कि आप लोगों ने सुना होगा फायर अल्टर्स के बारे में, अग्निकुंड के बारे में, या फिर उसको यज्ञ वेदी भी कहते हैं। तो अग्निकुंड कह लें या फिर यज्ञ वेदी कह लें दोस्तों मेरे, तो इसका प्रमाण कहां कहां से मिलता है। देखिए कालीबंगा से तो मिलता ही है, कालीबंगन से,
बड़ावली से मिलता है, लोथल से मिलता है, संघोल से मिलता है, राखीगढ़ी से मिलता है, एक आध दो अन्य साइट भी हैं जहां से हमें अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं है। दो ऐसी साइट हैं जो कालीबंगा और बड़ावली हैं, इनमें से यह जो दोनों यहां पर यज्ञ वेदी हमें मिलती है दोस्तों, यह यज्ञ वेदी सामुदायिक महत्व की प्रतीत होती हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या, इनकी आकार पे आधार पर ऐसा विद्वानों का मत है कि जो कालीबंगा और बड़ावली की यज्ञ वेदियां प्राप्त हैं, अग्निकुंड प्राप्त हैं दोस्तों, यह सामुदायिक महत्व की प्रतीत होती हैं। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला है मेरे भाई कि मिट्टी के बर्तन के निर्माण के लिए भट्ठे की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, अर्थात जहां से मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता था। तो मेरे दोस्त ऐसे भट्ठों की जानकारी हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हुदड़ो से और नवसारो। तो कुल 4 ऐसे महत्वपूर्ण साइट हैं जहां से दोस्तों हमें मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के भट्ठे मिलते हैं, वह है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और नवसारो साइट दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इन साइट से क्या मिलता है, तो मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के भट्ठे मिलते हैं। अगला है मेरे भाई कि प्राक हड़प्पीय चरण से, अर्थात हड़प्पा के प्रारंभिक चरणों से ही कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर हमें किलेबंदी अर्थात रक्षा प्राचीर के निर्माण के साक्ष्य दिखते हैं। आप सभी को जानना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है उसका रक्षा प्राचीर या फिर किलेबंदी, लेकिन दोस्तों जो अधिकांश हमें हड़प्पन साइट्स दिखते हैं उनमें विकसित जो हड़प्पा का सभ्यता का जो फेज है, जो मेच्योर हड़प्पन फेज है दोस्तों, वहां से हमें किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, हड़प्पन साइट हैं जहां से हमें प्रारंभिक चरण में ही किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। तो वह है आपका रहमान ढेरी, कोटदीजी, कालीबंगा और बड़ावली। तो कौन कौन सा है दोस्तों, रहमान ढेरी है, कोटदीजी है, कालीबंगा है और बड़ावली है दोस्तों। साथ में आपको यह भी जानना चाहिए महत्वपूर्ण रूप से कि रहमान ढेरी वह पुरास्थल है जहां पर हमें विश्व में प्राचीनतम हड़प्पाई नगर है, जहां से हमें नियोजित ग्रिड अर्थात ग्रिड पैटर्न पर जो सड़कों का निर्माण किया गया था एवं आवासीय जो संरचना थी, यह हड़प्पी पुरास्थल में प्राचीनतम प्रमाण इसका कहां से मिलता है दोस्तों, तो यह इसी रहमान ढेरी से प्राप्त हुआ। सबसे लंबा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको यह बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इस काल में अर्थात जो आद्य ऐतिहासिक काल या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है, वो वह पीरियड होता है, वह काल होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य अर्थात रिटेन एविडेंस तो मिलते हैं, लेकिन हम उस लिखित एविडेंसेस को, रिटेन एविडेंसेस को दोस्तों हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो आपको यह बात ध्यान में होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारा कौन सा काल आता है दोस्तों, तो वह हड़प्पा काल आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड आता है। अब वहाँ से हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। अब देखिए प्रश्न, इसी से संबंधित प्रश्न है आज का कि हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख यह कहां से मिला है दोस्तों, तो वह सबसे लंबा अभिलेख मिला है कहां से, धौलावीरा से। बेहद इंपॉर्टेंट साइट है, काफी पॉपुलर साइट है, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है पर्टिकुलर इस साइट का नाम, ये काफी फेमस है, अपने स्थान के लिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से धौला किस स्थान पर स्थित है। तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना होगा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसकी खासियत है, 2 प्रश्न इससे और पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि धौलावीरा किस चीज के लिए फेमस है, तो भैया धौलावीरा फेमस है इसके लिए कि यह एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, 3 भागों में। आपको यह पता होना चाहिए। और हड़प्पा सभ्यता की यह खासियत थी कि इसके नगर मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित थे, एक निम्न वर्ग जो लोअर टाउन कहा जाता था, एक उच्च वर्ग जिसको हम लोग सिटाडेल कहते थे, जिसमें उच्च वर्ग के लोग सज्जन पुरुष मतलब जिसमें धनी वर्ग के लोग रहते थे वह उच्च वर्ग अर्थात सिटाडेल कहलाता था, और जिसमें निम्न वर्ग के लोग गरीब तबके के लोग रहते थे उसको हम लोग लोअर सरफेस कहते हैं। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जहां पर 3 स्टेजेस हमको मिलते हैं।
उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और एक बीच का वर्ग मिलता है मध्यम वर्ग। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हमको निवास के प्रमाण मिलते हैं, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के और मध्य वर्ग से। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा काल का वह एकमात्र कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। तो मेरे भाई मेरे बहन आपको ध्यान रखना होगा, वह नगर है धौलावीरा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जानिए, यहीं से हमें वाटर रिजर्वायर का भी प्रमाण मिलता है। आपको यह भी चीज ध्यान में रखनी, कभी कभी पूछ लेता है कि वाटर रिजर्वायर का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वाटर रिजर्वायर का भी प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, इसी धौलावीरा से मिला है। 2 प्रमुख नदियां इनसे संबंधित हैं, आप जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मेरा दावा है यदि इन 15 प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं, आप अपने आप को आंक लीजिए आपकी तैयारी कितने प्रतिशत है। तो कभी कभी मैच करने के लिए नदियों के नाम देता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए धौलावीरा से 2 नदियां संबंधित थी, मनहर और मनसर। यह 2 नदियां का कभी कभी संबंध पूछ देता है, मैचिंग करने के लिए पूछ देता है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, मनहर और मनसर नदियां कहाँ पर किस हड़प्पा से स्थिति पुरास्थल से संबंधित थी, तो वह थी आपकी धौलावीरा से। धौलावीरा नाम से ही स्पष्ट है, धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। धौलावीरा जब खोदा जा रहा था, उत्खनन हो रहा था दोस्तों, तो वहां पर कुएं की प्राप्ति के आधार पर ही इसका नाम धौलावीरा पड़ा था। तो एक प्रश्न चर्चा देखिए, डिटेल में ऐसे ही पढ़ेंगे तो हम लोग प्रश्नों को अच्छे से जान पाएंगे और काम जितना ज़्यादा डीपली होता है उतने अच्छे से हम प्रश्नों को समझ पाते हैं। दोस्तों ऐसे यदि आप चाहते हैं वीडियो आपको मिलती रहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रारंभिक हड़प्पा कालीन चरण से गर्त आवास के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रारंभिक हड़प्पा चरण की बात कहा है। तो प्रारंभिक हड़प्पा चरण का वह हड़प्पीय पुरा स्थल, वह आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा दोस्तों, तो वह आर्कियोलॉजिकल साइट है भिर्राना। कौन सा है, भिर्राना। तो भिर्राना कभी कभी आपसे यह भी पूछता है, यह बात ध्यान रखिएगा, साइट का नाम देके पूछ देगा कि भिर्राना निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस खाल से संबंधित है। तो भैया यह प्रारंभिक हड़प्पीय पुरा स्थल है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब हमने आपको तो बता दिया कि हड़प्पी पुरा स्थल वह है जहां पर गर्त आवास का प्रमाण है, वह कौन सा है, भिर्राना है। अब आप हमें जरा सा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि नवपाषाण कालीन वह कौन सा स्थल है जहां से दोस्तों हमें गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी नेट में, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में यह प्रश्न लगातार आया है। प्रश्न क्या है भाई कि एकमात्र हड़प्पीय पुरा स्थल जो शंख कार्य के लिए प्रसिद्ध था। आप लोग शंख जानते हैं, जी हाँ, वही शंख कार्य के लिए यह हड़प्पा का पुरा स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट काफी ज्यादा फेमस था। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा है, बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो वह हड़प्पी पुरा स्थल कौन सा है, वह है नागेश्वर। कौन सा पुरा स्थल दोस्तों, नागेश्वर। जी हाँ दोस्तों, नागेश्वर जो कि हड़प्पी पुरा स्थल है, यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, शंख कार्य के लिए। अगला प्रश्न, वह हड़प्पी पुरा स्थल जहां से हमें पैमाना स्केल की प्राप्ति हुई है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो पैमाना स्केल की प्राप्ति कहां कहां से हुई है, तो वह पैमाना स्केल प्राप्ति हुई हमें लोथल से और मोहनजोदड़ो से। कहां कहां से हुई भाई, लोथल से हुई है और मोहनजोदड़ो, दोनों अलग अलग साइट्स हैं। लोथल का कभी कभी आपसे एक्सकेवेटर पूछता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लोथल के एक्सकेवेटर हैं SR राव। कौन है, उत्खनन करता कौन है दोस्तों, SR राव इसके उत्खनन करता है। किस लिए प्रसिद्ध है, यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। फारस खाड़ी की मुद्रा भी हमें लोथल से ही मिली। यह भी प्रश्न पूछ देता है कि फारस की खाड़ी की मुद्राएं हमें कहाँ पे मिली हैं, किस हड़प्पी पुरा स्थल से, दोस्तों यह मिला है लोथल से। वहीं पर मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, इसका
यह पूछा जाता है कि इसको किस अन्य नाम से जानते हैं। फिर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और इसका उत्खनन करता कौन था, तो वह थे राखाल दास बनर्जी। कौन थे, राखाल दास बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नहीं कभी कभी एक प्रश्न और ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि वह कौन सा ऐसा साइट है जहां पर हमें कुषाण काल के स्तूप का प्रमाण मिलता है। वह कौन सा हड़प्पा का पूरा स्थल है जहां पर हमें कुषाण काल के स्तूप का प्रमाण मिलता है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह यही मोहनजोदड़ो में दोस्तों हमें स्तूप का भी प्रमाण दिखाई देता है। जब आप मोहनजोदड़ो का लेआउट देखेंगे तो आपको वह स्तूप का इंडिकेशन उसमें दिखाई देगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारत में स्थित सर्वाधिक बड़ा हड़प्पीय पुरा स्थल कौन सा है। तो भैया भारत में, विश्व में बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत पर्टिकुलर भारत की बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान देना है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा वह हड़प्पी पुरा स्थल कौन सा है दोस्तों, तो वह है राखीगढ़ी। कौन सा है दोस्तों, राखीगढ़ी। अब यह प्रश्न इससे एक और बनता है कि राखीगढ़ी स्थित कहां पर है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहां पर, भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, और इसके उत्खननकर्ता वर्तमान में कौन है, यह प्रश्न पूछा सकता है। जो भारत में आर्यों की आगमन की थ्योरी है ये यहीं से सुलझ रही है, इसी साइड से, और इसका उत्खननकर्ता कौन है, तो वह है प्रोफेसर बसंत शिंदे। दक्कन कॉलेज पुणे है दोस्तों, वहां के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर बसंत शिंदे, वही यहां का उत्खनन कर रहे हैं वर्तमान में। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समाधान एच का संबंध हड़प्पा के किस काल से है। तो मेरे भाई समाधान एच जो है यह एक स्थल है, यह हड़प्पा के किस काल से संबंधित है दोस्तों, तो यह हड़प्पा के परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। वहीं पर अगले प्रश्न की तरफ चलें जो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है कि समाधि R37 सेमेंट्री R37 का संबंध किस हड़प्पी पुरा स्थल से दोस्तों, वह है हड़प्पा से। किससे है, हड़प्पा से। हड़प्पा जो पुरा स्थल दोस्तों, वहीं पर सेमेंट्री R37 समाधि R37 का प्रमाण दिखाई देता है। हड़प्पा को कब खोजा गया, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1921 में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके उत्खननकर्ता थे कौन, दयाराम साहनी। यह प्रथम ऐसा स्थल था जिसका खोज किया गया, जिसके द्वारा इसकी जानकारी मिली, इसीलिए सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी प्रश्न यह पूछ देता है कि हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने और कब दी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो वह दिया था 1826 में दोस्तों। किसने, चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दोस्तों 1826 में पहली बार हड़प्पा स्थल के बारे में उल्लेख किया था, उसके बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के पतन के लिए या फिर कह सकते हैं विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, हड़प्पा के उद्भव एवं विकास एवं उनके विध्वंस एवं पतन को लेकर अलग अलग सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने प्रतिपादित किए थे, जिसमें किसी ने ज्वालामुखी के फटने के कारण उसके पतन की बात कही थी, किसी ने भूखमरी महामारी के कारण उसके बात कही थी, किसी ने बाढ़ के कारण बात कही थी। उसी में से एक बहुत फेमस सिद्धांत है, थ्योरी है, वह है आर्यन अटैक थ्योरी, आर्य आक्रमण सिद्धांत। यह किसने दिया था, यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यह दिया था मार्टिमर व्हीलर। किसने दिया दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर ने। आपको यह प्रश्न ध्यान रखना है, मस्तिष्क में इसको ध्यान रख लेना है, क्योंकि यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसका देन है दोस्तों, तो वह है मार्टिमर व्हीलर का देन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मलेरिया रोग का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। आप सभी लोग जानते हैं मलेरिया वर्तमान में एक यह घातक रोग है। डेंगू मलेरिया मच्छर से होने वाला यह एक रोग है, लेकिन इस मलेरिया रोग का प्राचीनतम प्रमाण हमें किस स्थल से मिला है दोस्तों, तो वह हड़प्पा का पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो।
कौन है दोस्तों? हड़प्पा का पूरा स्थल मोहनजोदड़ो ही है दोस्तों, जहां पर हमें किस रोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो वह है मलेरिया। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? यह ध्यान रखिएगा, पहली बार तो 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। यह भी आपको प्रश्न ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न, जिसको एनिमल बोलते हैं, एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की मुहर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, चांदी की मुहर, 2 मुहरें किस हड़प्पीय पुरास्थल से मिलती हैं? चांदी की होने की वजह से और यह मुहरें हैं, इसलिए यह प्रश्न बेहद खास हो जाता है और आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, यह दोनों मुहरें जो चांदी के एक श्रृंगी पशु की हैं, यह कहाँ से मिली हैं? यह भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। सूती कपड़े का या सूती कपड़े का भी प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो वह दोस्तों मोहनजोदड़ो से है, यह भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब हड़प्पा का उत्खनन हो रहा था तो उसके समय ASI, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में बोला जाए तो भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन था? इस प्रश्न को करने के लिए आपको यह ध्यान में होना चाहिए भैया कि हड़प्पा का उत्खनन किया कब जा रहा था। तो मेरे भाई मैंने अभी बताया कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था और उस समय इस ASI के अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बोलने या फिर महानिदेशक बोलने वह कौन थे? तो वह थे सर जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में ही दोस्तों, निदेशन में ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी। हड़प्पा की खुदाई किया था दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी आर.डी. बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रूपनगर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि जो रूपनगर किस हड़प्पीय पुरा स्थल का आधुनिक नाम है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह है कौन सा? रोपड़। कौन सा दोस्तों? रोपड़। जी हाँ, रोपड़ जो पूरा स्थल दोस्तों, उसका वर्तमान में आधुनिक नाम क्या पड़ गया है? वह पड़ गया है दोस्तों रूपनगर। रोपड़ किस लिए फेमस है दोस्तों? तो रोपड़ फेमस है चावल के साक्ष्य वगैरह से संबंधित है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो सकता है मुझे डाउट हो, इसलिए आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे। रोपड़ का वर्तमान आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो वह है रूपनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय प्रयोगशाला कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों जो प्रथम खगोलीय प्रयोगशाला है वह कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? तो वह उसी धौलावीरा से प्राप्त हुई है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि झूकर झाकर संस्कृति, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने इसकी चर्चा एक वीडियो और में की थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो झूकर झाकर संस्कृति के प्रमाण हमें किस हड़प्पी पुरास्थल से मिलते हैं दोस्तों? तो वह मिलता है चनहूदड़ो से। किससे मिलता है? चनहूदड़ो से दोस्तों हमें किस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? झूकर झाकर संस्कृति। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इस समय यह क्वेश्चन बड़ा प्रचलन में है, बहुत चल रहा है प्रश्न में ये दोस्तों। और आपको यह भी जानना चाहिए ये जो चनहूदड़ो है यह बीड फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। बीड्स की फैक्ट्री के लिए जाना था। कोई पूछ लेता है कि बीड्स की फैक्ट्री के लिए कौन सा हड़प्पी पुरास्थल फेमस है? तो वह है दोस्तों आपका चनहूदड़ो पुरास्थल। और आज के इस वीडियो का लास्ट के प्रश्न तरफ डिस्कस करें तो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? और अर्थक्वेक का द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज इज द कालीबंगा। कहाँ से हमें प्राप्त हुआ इसका एविडेंस? कालीबंगा साइट से हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा 2 चीज़ों के लिए फेमस है। 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण, 7 फायर अल्टर्स के एविडेंसेस हमें कालीबंगा से मिलते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
कालीबंगा समय प्लॉट फील्ड अर्थात जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिलता है, इसलिए आपको यह चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी। साथ में दोस्तों आप यह भी जानिए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। काली मतलब काला, बंगा मतलब बैंगल्स, उसको बोलते हैं चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ इसका अर्थ है। कभी कभी अर्थ भी पूछ देता है, तो आपको ध्यान में होना। पहले हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, प्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया था, मतलब कॉटन प्रोडक्शन का वर्ल्ड में सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो यह प्रमाण मिलता है हमारे इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। ध्यान में रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह दिया जाता है सिंधु वासियों को, सिंधु घाटी सभ्यता को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। कॉटन प्रोडक्शन का फर्स्ट एविडेंस हमें कहां पर मिला, तो कॉटन प्रोडक्शन का फर्स्ट एविडेंस हमें मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय उस समय कपास पैदा करने के लिए, कपास के लिए एक टर्म यूज करते थे जिसका नाम था सिंडन। ध्यान में रखेंगे, वह टर्म क्या था, सिंडन टर्म था। कपास के लिए वह टर्म क्या यूज किया जाता था, सिंडन किया जाता था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंडन जो शब्द है, यह सिंडन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यह सिंडन शब्द प्रयुक्त होता है कॉटन के लिए या फिर कपास के लिए। जिसका पहला उत्पादन विश्व में किसने किया, तो पहला उत्पादन किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। यह तो था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि धान की भूसी या फिर इसके स्थान पर दे सकता है चावल, दोनों में से कोई एक देगा। तो धान की भूसी के साक्ष्य या फिर चावल के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, मैं इसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं, पहले जाएंगे तो अलग हो जाएगा, उसके पहले अलग प्रमाण मिलते हैं नवपाषाण काल या उसके बाद की पीरियड में। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में चावल या फिर धान के भूसी के जो साक्ष्य हमको मिलते हैं वह मिलते हैं लोथल से और साथ ही रंगपुर से। तो दोनों आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम याद रखेंगे, लोथल और रंगपुर। क्या मिलता है प्रमाण यहाँ से, चावल कह सकते हैं या फिर धान के भूसी के साक्ष्य मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्यक्ष रूप से तो घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, हॉर्स का एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ उसके जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, उसको हमको प्राप्त होते हैं किन्हीं किन्हीं आर्कियोलॉजिकल साइट में, जो कि दो महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है। तो वो कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि घोड़े के अवशेष या फिर द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स वी गॉट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट। तो हमें प्राप्त होता है कहां से, हमें प्राप्त होता है दो प्रमुख स्थलों से। ध्यान में रखेंगे, क्या वह है सुरकोतडा और राणा घुंडई। क्या है, सुरकोतडा और राणा घुंडई। राणा घुंडई से दांत, घोड़े के दांत का अवशेष मिला। तो कभी कभी स्पेशली पूछ लिया जाता है कि दांत, घोड़े के दांत का अवशेष कहां से, राणा घुंडई से, और सुरकोतडा से भी घोड़े के अवशेष हमें मिले हुए हैं। तो दो आर्कियोलॉजिकल साइट है, कौन कौन सी, राणा घुंडई और सुरकोतडा। सुतकांगेडोर अलग है, सुरकोतडा अलग है, दोनों अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट है। मैंने सुतकांगेडोर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुतकांगेडोर से आप क्या समझते हैं, कौन से पॉइंट्स आपको याद हैं उसको लेकर। मैं फिर से उसको लिख भी दे रहा हूं, सुतकांगेडोर, मैंने इसको कल पढ़ाया भी था क्लास में। सुतकांगेडोर साइट से आप क्या याद रखते हैं और यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, बताइए। सुतकांगेडोर, किसको पता है कि सुतकांगेडोर जो साइट है यह किस लिए जानी जाती है, बताइए। बताइए भाई, किसी को पता है कि सुतकांगेडोर जो साइट है यह किस लिए फेमस है या किस लिए जानी जाती है। देखिए जो सुतकांगेडोर साइट है, यह सुतकांगेडोर साइट सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी साइट है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा है। हमने कल डिस्कस करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के
बारे में बात की थी तो उसको डिस्कस किया था कि कौन कौन सी सीमा उत्तरी है, कौन दक्षिणी है। तो उत्तरी सीमा हमने बताया था क्या था, मांडा था। और दक्षिणी सीमा क्या था, तो दक्षिणी सीमा था आपका क्या, दायमाबाद था। और उत्तरी सीमा क्या था, तो उत्तरी सीमा था आपका आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो पश्चिम वाला इलाका है, यही पश्चिम वाला इलाका सबसे पश्चिमी सीमा है आपका क्या, सुतकांगेडोर। क्या है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। कहाँ पर, बलूचिस्तान में है। कौन सा साइट, सुतकांगेडोर। यह और यह सुरकोतडा दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हड़प्पाई लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो हड़प्पाई या फिर हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग बाएं से शुरुआत करते हैं और दाएं की तरफ चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं। यह बायां हो गया और यह पोर्शन हम लोगों का दायां हो गया, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वह क्या करती है कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हम लोग जैसे लिखते हैं उसका जस्ट उल्टा। तो हड़प्पन लिपि कैसे लिखी जाती है, यह पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पन लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ, पहली चीज। और हड़प्पन लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार की कौन सी लिपि है, यह एक प्रकार की लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक मतलब वह उसमें भावों को प्रदर्शित करता है, एक चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इसको पढ़ने में अभी असमर्थता है, इसको अभी डिसाइफर नहीं किया जा सका है। और यह लिखा कैसे गया है, तो यह लिखा गया है दाएं से बाएं की तरफ। इस लिपि के लिखने की पद्धति के लिए एक टर्म है जिसको नाम दिया गया है वुस्ट्राफेडन। क्या दिया गया है, वुस्ट्राफेडन। पूछ लिया जाए यदि आपसे किसी एग्जाम में कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को लिखने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द है वुस्ट्राफेडन। जो लिपि लिखने की प्रक्रिया है या फिर पद्धति है, जिस आधार पर लिपि हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वह पद्धति या फिर वह प्रक्रिया कहलाती है वुस्ट्राफेडन प्रक्रिया। कहाँ कैसे लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, या फिर इलस्ट्रेशन में देगा कि ए सही है, आर इसका सही स्पष्टीकरण है, ऐसे करके। तो जब तक आप पढ़े रहेंगे तभी आप चीजों को जान पाएंगे। ये तो हो गई बात लिपि से संबंधित, स्क्रिप्ट से संबंधित। अब आते हैं कि वह हड़प्पन नगर शहर जो कि 3 भागों में विभक्त था। तो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में यह एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था, और वह नगर था धौलावीरा। कौन सा दोस्तों, धौलावीरा। यह जो नगर है यह 3 भागों में विभाजित था। तो सबसे उच्च, सबसे आता था ऊपर का वर्ग जिसको बोला जाता है उच्च वर्ग, हायर अथॉरिटी। उसके बाद आता था मध्य वर्ग, मिडिल क्लास के जहाँ लोग रहते थे। फिर आता था निम्न वर्ग जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते थे। तो एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जहाँ पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, उसे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। इसके अलावा कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहां पर हमको मिलता हो ऐसा कोई प्रमाण। तो ध्यान में रखेंगे कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो कि 3 वर्गों में विभाजित है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है। हाँ, सभी ने सही जवाब दिया है भाव चित्रात्मक लिपि के साथ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई इसकी। अब हमको ये बताइए 2 चीजें हैं। देखिए, मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं उनका दुर्गीकरण किया गया। दुर्गीकरण मतलब उनको चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया है, दुर्ग बनाया गया है, वही मतलब होता है दुर्गीकरण का मतलब। तो सिंधु घाटी के जितने भी नगर मिलते हैं वो दुर्गीकृत हैं, मतलब उनके चारों तरफ हमें 4 दीवारी देखने को मिलती है, दुर्ग देखने को मिलता है। लेकिन 2 ऐसे एक्सेप्शंस केस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो यूनिक हो, एक्सेप्शन हो, जो अपवाद वाले प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है, वह प्रश्न यह होगा आपसे कि वह
कौन सा नगर है जिसका निचला मतलब जो निम्न वर्ग वाला इलाका है वह दुर्गीकृत है। जो अधिकांश शहर हैं उनके केवल और केवल उच्च वर्ग वाला जो इलाका है वही दुर्गीकृत होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की यह खासियत थी क्या कि जो जहां पर उच्च तबके के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, केवल उन्हीं का शहर क्या था, दुर्गीकृत था, घिरा हुआ था। लेकिन एकमात्र ऐसा नगर जो कि जिसका निम्न शहर भी दुर्गीकृत था, निम्न शहर भी क्या था, दुर्गीकृत था। बताइए किसी को पता है कि दुर्गीकृत कौन सा था वह शहर? बताइए आप सभी कि एकमात्र नगर जिसका निम्न वर्ग भी, निचला शहर भी दुर्गीकृत था। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाँ, अनिकेत आपका जवाब सही है। वह शहर था एकमात्र कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स बोलते हैं उसको। कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका निचला शहर भी क्या था, दुर्गीकृत था। क्या था? दुर्गीकृत था, फोर्टिफिकेशन वॉल से घिरा हुआ था, फोर्टिफाइड था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि विच सिटी हैज फोर्टिफाइड ऑफ द लोअर स्टेट, तो वह था आपका कौन सा, वह था कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ठीक है सभी शहर दुर्गीकृत थे, लेकिन कौन सा एक ऐसा शहर था जिनमें हमें किसी भी दुर्ग फोर्टिफिकेशन वॉल के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो एकमात्र ऐसा कौन सा शहर है, बताइए कि कौन सा एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर हमें दुर्गीकृत के प्रमाण, फोर्टिफिकेशन वॉल के प्रमाण नहीं मिलते हैं, वो फोर्टिफाइड नहीं है। बताइए किसी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो कि दुर्गीकृत नहीं है, वह एकमात्र नगर है? बताइए कौन सा नगर है? नहीं, मोहनजोदाड़ो नहीं, गलत जवाब। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो मैंने बताया था कल की क्लास में, नाम भी लिया था इस टॉपिक से। चनहूदड़ो जो यह एक शहर है, यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्गीकृत नहीं है, यह फोर्टिफाइड नहीं है। यहाँ पर हमें फोर्टिफिकेशन वॉल नहीं मिलता है। ध्यान में रखेंगे चनहूदड़ो क्यों फेमस है, अपने मनके के कारखानों के लिए। कल के क्लास में मैंने इसका जिक्र भी किया था कि चनहूदड़ो पर में क्या बनाया जाता था, तो बृहद स्तर पर मनके बनाए जाते थे, और मनके बनाए जाने के कारण यहाँ पर हमको मनके बनाए जाने के यहाँ पर कारखाने भी मिले हैं, फैक्ट्री भी मिली है। बीड्स मेकिंग फैक्ट्री हमें कहाँ से प्राप्त होती है, चनहूदड़ो से प्राप्त होती है। तो ये तो बात हो गई हम लोगों के नगरों से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों की। एक पॉइंट और थोड़ा सा हम भूल रहे थे, उसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धौलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण दो नदियां आती हैं जो यहां से गुजरती थी, तो नाम कभी कभी दे के पूछ लिया जाता है कि यह किस नगर से संबंधित है नदियां। तो यदि आप सभी को पता है कि धौलावीरा से कौन सी नदियों का संबंध था, तो आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं तो अभी बताऊंगा ही बताऊंगा। तो बताइए कि धौलावीरा में कौन सी नदियां संपर्क करती थी उससे, यदि किसी को पता हो तो बताए। किसी को पता है? धौलावीरा में हिंडन नदी नहीं है, चिनाब भी नहीं है, गलत जवाब। चिनाब और हिंडन नदी नहीं है। उसके अलावा कोई अन्य, लूनी, वो भी नहीं है भैया। देखिए जो धौलावीरा नगर था, यहाँ पर दो नदियाँ बहती थी जिनका नाम था मनहर और मनसर। दोनों के नाम लगभग सिमिलर ही हैं, बस ह और स का अंतर है। पहली नदी मनहर और मनसर। जब आप धौलावीरा का प्लान देखेंगे उसके साइड का, तो एक ऊपर की तरफ मनसर और नीचे की तरफ मनहर, मनहर और मनसर दो नदियां प्रवाहित होती थीं आसपास किसके, धौलावीरा क्षेत्र के। तो ध्यान में रखेंगे मनहर और मनसर रिवर का संबंध किस पुरातात्विक स्थल से है, वह है धौलावीरा से। तो ये तो हो गई आज से के प्रमुख जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे उनसे। अब हम बात करेंगे, आप सभी भी जानते हैं कोई भी सभ्यता जो विकसित होती है, तो यदि उत्पादन उनका ज़्यादा होता है तो या तो वह सामान
लेते हैं, उत्पादन ज़्यादा होने की स्थिति में वो क्या करते हैं, देते हैं किसी भी दूसरे देश को या फिर दूसरे स्थान को, और जिस चीज़ की कमी होती है वह उसको मंगाते हैं। तो आयात से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा काल में कौन सी वस्तु कहाँ से आयात की जाती थी। तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण की, गोल्ड की, कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहां से आता होगा। आपने पिक्चर देखी होगी, केजीएफ कोलार माइंस का नाम आया है, तो वही कोलार गोल्ड माइंस जो है, कोलार सोने की जो खदान है वही कर्नाटक में स्थित है, और वही कोलार माइंस से ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वर्ण का, सोने की प्राप्ति करते थे। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वर्ण का या फिर सोने का आयात कहां से होता था। कोलार माइंस कर्नाटक से होता था। उसके अलावा विदेशों में अफगानिस्तान से भी यह सोने का आयात करते थे। ये बात हो गई सोने की। उसके बाद बढ़ते हैं चांदी अर्थात सिल्वर की। सिल्वर भारत में मात्रा इनकी कम है, इसीलिए सिल्वर हम मुख्यतः प्राप्त करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। कहां से? अफगानिस्तान और ईरान से हम लोग सिल्वर की प्राप्ति करते थे। और आगे बढ़ते हैं लाजवर्द मणि। देखिए जो 3 और 4 वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा यही आपके एग्जाम में आते हैं, लाजवर्द मणि, और दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लेपिस लेजुली। इंग्लिश में बोला जाता है लेपिस लेजुली, तांबा कॉपर। तो लेपिस लेजुली या फिर लाजवर्द मणि मंगाया जाता था कहां से? बदख्शा से। इसको याद कर लेंगे, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। बदख्शा कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। तो लेपिस लेजुली या फिर कह लें लाजवर्द मणि, यह मंगाया जाता था बदख्शा अफगानिस्तान से। और जो कॉपर था, तांबा था, यह प्राप्त होता था सिंधु घाटी सभ्यता में खेतड़ी कॉपर माइंस थी। खेतड़ी जो तांबा का जो एक प्रमुख स्रोत था, माइंस था उनका, जो कि राजस्थान में स्थित है, ये वहां से प्राप्त करते थे। उसके अलावा यह ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। उसके अलावा बात करें सेलखड़ी जो है, जिसको हम स्टेटाइट बोलते हैं, यह सेलखड़ी हम लोग प्राप्त करते थे बलूचिस्तान से, और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से भी सेलखड़ी की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। उसके अलावा गोमेद भी एक प्रकार का प्रमुख विशिष्ट प्रकार का कह सकते हैं क्या है, वस्तु है, जो कि प्राप्त किया जाता था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था? सौराष्ट्र से। और टिन होता था ईरान और अफगानिस्तान से। और तांबे और टिन को ही मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए, जिनके साथ ही हमारा आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले कि हड़प्पाई जो समाज थी, हड़प्पन जो सोशल लाइफ थी, जो उनकी स्थिति थी, वह किस प्रकार की थी? हड़प्पन समाज पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक था? तो हड़प्पन समाज में जो हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर हड़प्पन समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। अर्थात मातृ लोगों की यहाँ पर उपासना काफी ज्यादा होती थी, और वहां पर उसीलिए हमें मृण मूर्तियों में सबसे ज्यादा मातृ देवी मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, यदि पूछा जाए कि हड़प्पाई समाज किस प्रकार का समाज था, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों के इनमें से कोई नहीं, तो यह मातृसत्तात्मक समाज था। आगे बढ़ते हैं कि R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है हमको। तो R37 यह काफी प्रमुख है यहाँ समाधान के लिए। तो यह समाधान हमको मिला है कहाँ से? कब्रिस्तान यह मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के पास में ही R37 जो कब्रिस्तान है, इसकी प्राप्ति की गई है। मेजर फाइंडिंग्स में इनकी गिनती की जाती है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला है कि युग्मित समाधान हमें कहाँ से मिला है। तो युग्मित समाधान मिला है हमें कहाँ से? तो यह मिला है लोथल और कालीबंगा से। बरियल से बोलते हैं समाधान को। तो युग्मित समाधान कहाँ से मिला है? यह मिला है हमको लोथल और कालीबंगा से, दोनों ध्यान में रखेंगे। आगे है कि बहुत ही फेमस है पशुपति की मुहर। शिव पशुपति की मुहर कही जाती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि आदि शिव मतलब प्रोटो शिवा को इसमें दिखाया गया है। तो आदि शिव का मुहर या पशुपति शिव की मुहर यह कहाँ से प्राप्त हुई है? सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसको अलग अलग धर्म वाले अलग अलग नामों से कहते हैं। जैन धर्म कहता है कि यह शिव की मूर्ति नहीं, अपितु उनके
आदिदेव अर्थात ऋषभ देव की मतलब कि यह प्रतिमा है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग का मान्यता है कि यह भगवान शिव की योग मुद्रा की यह प्रतिमा है या फिर मुहर है। तो ये खैर उन सभी की बातें अलग है, लेकिन आपको जानना है कि पशुपति शिव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, अग्नि वेदिकाएं जिसको हम लोग बोलते हैं फायर अल्टर्स। क्या बोलते हैं? फायर अल्टर्स। तो फायर अल्टर्स के प्रमाण हमें कहां कहां से मिले हुए हैं, तो बताइए फायर अल्टर्स या फिर अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कहां से मिले हुए हैं? तो अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं हमको कहां से? वह मिले हैं हमको कालीबंगा से। फायर अल्टर्स कहां से मिले हैं बेटा? वो मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से एक और चीज हमने कल बताया था, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हुए हैं कालीबंगा से। देखिए कभी कभी क्या है कि कालीबंगा के साथ लोथल से भी हमको अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हुए हैं, लेकिन मुख्यतः जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए वह आपको कालीबंगा पूछा जाएगा। लोथल जो थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं उनके लिए भी जरूरी है, तो जान लेंगे, बस इतना थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि कालीबंगा के साथ साथ लोथल में भी हमको फायर अल्टर्स के प्रमाण अर्थात अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं, तो उसको भी चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही फेमस ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वह कहाँ से मिली है? सबसे पहली बात, डांस की जो मूर्ति है यह कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और यह प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदड़ो से हमको एक और चीज मिला है, द ग्रेट बाथ, महान स्नानागार की भी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? इसी मोहनजोदड़ो से हुई है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर चीज़ें समझ में आ रही हैं, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी बताइए, तो हम उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बताइए चीज़ें समझ में आ रही हैं, बताते जाइए भाई। बड़ावली से हल मिला हुआ है, बड़ावली जो है वहाँ से हल मिला है, मिट्टी का हल मिला है बड़ावली से। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो बड़ावली से मिट्टी का हल मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट है, स्टुअर्ट पिगट, इनका पूरा नाम क्या था? स्टुअर्ट पिगट इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी कह के संबोधित किया है। तो पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी ट्विंस कैपिटल के नाम से संबोधित किया है? तो वह व्यक्ति हैं स्टुअर्ट पिगट। कौन है? स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ट्विंस कैपिटल अर्थात जुड़वा राजधानी कह के संबोधित किया है। तो ध्यान में रखेंगे कि किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। क्या कहा है? तो जुड़वा राजधानी कहा है। किन दो शहरों को कहा है? तो हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। कब की है? 1921 में की है, कल की क्लास में मैंने बताया था। और मोहनजोदड़ो खुदाई कब की गई? यह एक साल जस्ट बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई है। तो इन पॉइंटों को भी आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। किसके निर्देशन में किया गया? तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि उस समय एएसआई के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के ही अध्यक्षता में इन दोनों लोगों ने अलग अलग समय में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई की हुई है। अब एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि हड़प्पा से हमको इतने सारे धातुओं के हमको प्रमाण मिलते हैं। टिन का मिलता है, तांबे का मिलता है, चांदी का मिलता है, सोना मिलता है, कांसा मिलता है, लेकिन क्या लोहे के प्रमाण हमको कहीं पर भी किसी भी स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ है? लोहे का कोई ऐसा आभूषण, कोई ऐसा उपकरण, या फिर कह सकते हैं तलवार, या फिर कुछ ऐसा चीज क्या हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है? यदि मिला है तो बताइए कहां से। आप सब आगे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम बताएंगे आगे। नहीं,
सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी एक ऐसा पुरा स्थल जहां पर हमें लोहे का प्रमाण मिला हो, ऐसा कोई पुरा स्थल नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यदि लोहे का ज्ञान होता तो किन्हीं न किन्हीं धातुओं में, या तो मिश्रण के रूप में, एलॉय के रूप में, या फिर मुक्त रूप में किन्हीं न किन्हीं उपकरणों या फिर किसी वस्तुओं में देखने को हमको मिलता ही मिलता। लेकिन कोई भी ऐसा पुरा स्थल हमें वहां पर लोहे का प्रमाण नहीं मिला है, या तो मिश्रण के रूप में या फिर मुक्त रूप में। इसीलिए हम कह सकते हैं, जो एविडेंसेज है उसके आधार पर, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वो लोहे से अपरिचित थे। तो पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? दे देगा उसी में से सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो आपको ध्यान रखना है, लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। हाँ, धातुगिरी में बहुत ज़्यादा मतलब हाई कैटेगरी के थे। क्यों? क्योंकि भाई वो उसी समय तांबा और टीन को मिलाकर क्या बना ले रहे थे? कांसा बना ले रहे थे। तो वो उनकी धातु की बात काफ़ी आगे तक ले जा रहा है। एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, पतन से संबंधित। कई लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग पतन के कारण है भी ऐसा कि कोई एक निश्चित कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किसी स्थान विशेष की नहीं थी, यह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। आपको जैसे मैंने बताया ही, मांडा से लेकर दायमाबाद, आलमगीरपुर से सूतकांगे डोर, इतना विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ था। तो एक साथ इतना चीज़ों में एक साथ विनाश होना संभव नहीं है। इसके कई कारण बताए गए हैं। बाढ़ बताया गया है, प्रकोप बताया गया है, महामारी बताई गई है, आपके क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी या जो भी कहते हैं उसको, वो उनको कहते हैं लोग। उसके अलावा कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ है, अकाल पड़ गया है, ऐसे कई सारी चीज़ों को कहा जाता है। लेकिन आपके लिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछेगा कि वह कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। मतलब आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता डिमोलिश हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो वह महान व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया, वह थे मार्टिमर व्हीलर। कौन थे? मार्टिमर व्हीलर ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो दोनों का स्टेटमेंट और स्टेटमेंट जिन्होंने दिया था, उन दोनों को याद रखेंगे कि पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। यह किसने कहा? यह कहा मार्टिमर व्हीलर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी जो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, वह रखनी है मेलुहा शब्द। क्या? मेलुहा। मेलुहा बताइए, मेलुहा शब्द से क्या समझते हैं? मेलुहा क्या है? मेलुहा शब्द बार बार प्रयोग में लाया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेलुहा का संबंध किस सभ्यता से है या फिर किस स्थान से है। बताइए, मेलुहा जो संबंध है, यह शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है, किस स्थान विशेष के लिए? एग्जाम में पूछा जाता है। मेलुहा शब्द प्रयोग किया गया है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। जो हमको मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार किया जाता था, इसके प्रमाण मिले हैं। सारगौन का इंस्क्रिप्शन है वहां पर। तो सारगौन इंस्क्रिप्शंस में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? मेलुहा। तो मेलुहा की पहचान की जाती है किस सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा नाम फेमस है? तो वह नाम फेमस है मेलुहा। तो आपसे बताते रहें कि क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रही है? बताइए, आप तक सभी चीज़ें सही पहुंच पा रही हैं तो बताते रहें भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। जो भी कुछ छूटा होगा, बचा होगा, उसको हम लोग डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे। अगली क्लास होगी हम लोगों की वैदिक सभ्यता से, वैदिक सिविलाइजेशन से कह सकते हैं। तो वैदिक पीरियड जो है उसके बारे में बात करेंगे, उत्तर वैदिक पीरियड, उसके बारे में ऐसे ही बात करेंगे। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख अभिलेखों के बारे में, जो कि शुंग काल एवं गुप्त काल के वे 12 प्रमुख अभिलेख हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन अभिलेखों की चर्चा करेंगे, साथ में जानेंगे कि इनका समयावधि क्या है, इनसे संबंधित कोई शासक है तो वो कौन शासक है, या फिर यह किस काल के डिनोट करते हैं, फिर किस काल से संबंधित है, या फिर इनसे संबंधित जो वर्णित इसमें तथ्य हैं, इनकी चर्चा हम एक एक करके करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारे सामने दोस्तों स्तंभ लेख निकल कर आता है वह है बौद्ध स्तंभ लेख। यह जो बौद्ध स्तंभ लेख है, इसका जो प्राप्ति स्थल है वह कहाँ पे है? भरहुत, तो कभी कभी इसे कह देते हैं भरहुत का बौद्ध स्तंभ लेख। एवं इस भरहुत बौद्ध स्तंभ लेख का जो समय काल है वह क्या है? शुंग काल है। एवं इससे संबंधित व्यक्ति अर्थात इस बौद्ध स्तूप लेख, बौद्ध स्तंभ लेख में जो व्यक्ति का नाम हमें वर्णित मिलता है वह राजा वासुदेव का नाम वर्णित हमें मिलता है। एवं यह जो इसमें तथ्य प्राप्त होता है, इस अभिलेख के तहत हम कह सकते हैं कि यह अभिलेख हमें प्रारंभिक शुंग स्रोत अर्थात शुंग काल के प्रारंभिक स्रोत के रूप में हम इसका वर्णन कर सकते हैं और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यदि हम दूसरे स्तंभ लेख की बात करें दोस्तों तो वह हो गया प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो प्रयाग प्रशस्ति है हम सभी जानते हैं, नाम आया है प्रयाग। एक बात ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम जितने अभिलेख दोस्तों आपके सामने होंगे उनके जो नाम होंगे प्रायः उनके नाम जो प्राप्ति स्थल होते हैं जहाँ से ये अभिलेख पहली बार पाए गए उन्हीं के नाम के आधार पर यह रखे जाते हैं। इसलिए प्रयाग प्रशस्ति जो है जानते हैं हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रयाग कर दिया गया। तो इसका जो स्थल है प्राप्ति स्थल वह था प्रयाग जो कि इलाहाबाद है। एवं इसका जो समय काल है दोस्तों यह है गुप्त काल का। गुप्त काल का यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अभिलेख है जो कि किस शासक द्वारा मतलब अभिलेखित किया गया था, तो वह थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासनकाल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ध्यान रखेंगे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एवं सबसे महत्वपूर्ण चीज इससे प्रश्न जो बनता है आपका वह यह तथ्य है कि इस प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन किसने किया था? तो इस प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन किया था किसने? हरिसेन ने। ध्यान रखेंगे, हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसका वर्णन किया था। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख ही क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। ध्यान रखेंगे। अगले अभिलेख की तरफ बढ़ते हैं तो वह है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख जो कि पाया गया है कहाँ पर? बेसनगर से, बेसनगर अर्थात विदिशा। यह जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है वह किस समय काल का है दोस्तों? तो वह है शुंग काल का और इसमें हमें भागभद्र, ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि भागभद्र नामक व्यक्ति की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हमें देखने को मिलती है? तो वह मिलता है गरुड़ स्तंभ लेख जो कि बेसनगर इंस्क्रिप्शन। तो कभी कभी पूछ देगा, पूरा नाम में लिखेगा तो बेसनगर इंस्क्रिप्शन के नाम से पूछ देगा। तो ध्यान रखेंगे भागभद्र की सूचना हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो वो गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर अर्थात विदिशा के इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। आगे हम बढ़े तो एरण स्तंभ लेख है। देखिए हमें इस वीडियो में कुल 3 एरण स्तंभ लेख आएंगे जो कि तीनों अलग अलग हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो एरण स्तंभ लेख है, एरण जो स्थान है वह कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एवं इसका समय काल क्या है दोस्तों? यह गुप्त काल है। और यह एरण स्तंभ लेख किस राय से संबंधित है? यह है समुद्रगुप्त से। एवं इस एरण स्तंभ को किस शैली में लिखा गया? वह लिखा गया वैदर्गी शैली। ध्यान रखेंगे, कभी कोई पूछ देगा कि एरण स्तंभ लेख शैली क्या है, तो वैदर्गी शैली में एरण स्तंभ लेख है। एवं किस शासक से संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे। एरण स्थान कहाँ है? एरण स्थान है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं मथुरा स्तंभ लेख में। देखिए मथुरा स्तंभ लेख वह स्तंभ लेख है जो कि यूपी में पाया गया एवं गुप्त काल का यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसके थ्रू हमें पता चलता है दोस्तों कि जब गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी तो उसके प्रथम वर्ष की चर्चा, ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश के प्रथम वर्ष की चर्चा या फिर प्रथम वर्ष का अंकन किस अभिलेख से मिलता है? वह मिलता है इसी मथुरा स्तंभ लेख से जो कि जारी किया गया था किस शासक द्वारा? तो वह जारी किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख से दोस्तों हमें गुप्त काल के प्रथम वर्ष का प्रमाण प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, मेहरौली स्तंभ लेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसे मेहरौली लौह स्तंभ लेख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो बना हुआ है यह किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पाया गया मेहरौली जो स्थान है यह दिल्ली में है और यह गुप्त काल का महत्वपूर्ण स्रोत है और गुप्त काल के बारे में बताता है। और यह मेहरौली स्तंभ लेख जारी किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। साथ में बात कर लें तो यह स्तंभ लेख इसलिए फेमस है या इसमें इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि पहली बात तो यह लौह स्तंभ है, लोहे का बना हुआ है और साथ में यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों विजय अभियानों की चर्चा करता है। उनके जो युद्ध लड़े गए थे उनमें जो उनके विजय अभियान हुए थे उनकी चर्चा करता है। कौन? यह मेहरौली स्तंभ लेख। ध्यान रखेंगे लोहे का बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भिलसड़ का स्तंभ लेख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह जो दोस्तों भिलसड़ का लेख है यह कहाँ पाया जाता है? भिलसड़ एटा में स्थित है और इसका जो शासन काल है यह भी गुप्त काल है एवं इसको जारी करने वाले जो शासक हैं भिलसड़ स्तंभ लेख को, वह कौन है? वह है कुमारगुप्त। एवं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है भिलसड़ स्तंभ लेख से कि इसमें हमें गुप्त वंशावली प्राप्त होती है। गुप्त वंशावली प्राप्त होती है किस में? इस भिलसड़ स्तंभ लेख में। साथ में उस समय के एक कार्तिकेय का मंदिर है, उस कार्तिकेय मंदिर की भी चर्चा हमें कहाँ पर मिलती है? इसी भिलसड़ स्तंभ लेख में दोस्तों देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो भीतरी स्तंभ लेख है यह पाया गया गाजीपुर के भीतरी नामक स्थान पे। गाजीपुर बनारस या फिर वाराणसी के काफ़ी नज़दीक है, उसका सटा हुआ जिला है, तो जो भीतरी में पाया जाता है। एवं इसका जो शासन काल है यह भी गुप्त काल का है और इस भीतरी स्तंभ लेख को जो जारी करने वाले शासक थे वह थे स्कंदगुप्त या फिर स्कंदगुप्त के शासन काल का यह आपका भीतरी स्तंभ लेख है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हमें देखने को मिलती है दोस्तों वह यह मिलती है कि हूण आक्रमण। आपसे बार बार पूछता है कि गुप्त काल में हूण आक्रमण की चर्चा किस लेख में मिलती है या फिर किस शासक के शासनावधि में हमको देखने को मिलती है। तो यदि शासक का नाम पूछेगा दोस्तों तो स्कंदगुप्त। यदि अभिलेख पूछता है तो यह भीतरी स्तंभ लेख। और साथ में हूण आक्रमण के अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो विष्णु के मूर्ति की स्थापना का भी प्रमाण हमें मिलता है कि स्कंदगुप्त ने विष्णु मूर्ति की स्थापना की थी और वह किस अभिलेख में मिलता है? वह मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। आगे बढ़ते हैं, बिहार स्तंभ लेख। यह जो बिहार स्तंभ लेख है यह बिहार शरीफ के पटना में पाया गया था, इसलिए इसका नाम बिहार स्तंभ लेख रखा गया। और इसका जो टाइम पीरियड है वह क्या है? गुप्त काल है दोस्तों। एवं इसका जो यह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो यह शासनकाल संबंधित है किसके? स्कंदगुप्त के। ध्यान रखेंगे बिहार स्तंभ लेख से संबंधित शासक का नाम क्या है? स्कंदगुप्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यह निकल कर हमारे सामने आता है कि स्कंदगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन हमें मिलता है दोस्तों इसी बिहार स्तंभ लेख में। ध्यान रखेंगे बिहार स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण मिलता है। साथ में यह भी प्रमाण मिलता है कि इन्होंने क्या किया था? स्तूप का निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, एरण स्तंभ लेख। एक मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी एरण स्तंभ लेख, वह संबंधित था समुद्रगुप्त से। अब हम बात करने वाले हैं जिस एरण स्तंभ लेख की, वह भी मध्य प्रदेश का ही पाया गया एरण के पाए जाने वाले क्षेत्र में है। इसका भी टाइम पीरियड गुप्त काल ही है, लेकिन इससे संबंधित शासक अलग है। वहाँ पर समुद्रगुप्त थे, लेकिन यहाँ पर यह जो एरण का स्तंभ लेख है वह किसका है? बुद्धगुप्त का है। तो यह जो बुद्धगुप्त है इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने ये आता है कि यह जो एरण स्तंभ लेख है बुद्धगुप्त का, इस अभिलेख में सबसे पहले दोस्तों भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे अभिलेखीय प्रमाण की मैं बात कर रहा हूं, तो नोट डाउन कर लेंगे कि भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ
कहाँ देखने को मिलता है? तो बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख में। ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक अन्य एरण अभिलेख है। अब यह भी एरण अभिलेख गुप्त ही पीरियड का है, यह भी मध्य प्रदेश के एरण में ही पाया गया, लेकिन इससे जो संबंधित शासक है दोस्तों वह है कौन? भानुगुप्त। कौन है? भानुगुप्त है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्योंकि इसी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न बार बार का एग्जाम पूछा गया होगा कि सती प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। बुद्धगुप्त में क्या मिल रहा था? तो बुद्धगुप्त में सबसे पहली बार भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेखी प्रमाण देखने को मिल रहा था। आज की इस वीडियो के लास्ट यदि हम अभिलेख की बात करें तो वह है तालगुंडा स्तंभ लेख। तालगुंडा स्तंभ लेख जो है यह कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया मैसूर के सिभोगा नामक स्थान पे, एवं इसका भी टाइम पीरियड दोस्तों गुप्त काल का ही है, एवं इससे जो संबंधित व्यक्ति है जिसकी चर्चा आई है वह आया है शांतिवर्मन का और मयूर शर्मन का। इस अभिलेख से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह यह प्राप्त होती है कि कदम्बों के इतिहास का यह प्रमुख स्रोत है। यह तालगुंडा अभिलेख कभी कभी पूछ देगा कि किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, तो कदम्ब जो राजवंश है उसके जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख 12 गुप्तकालीन एवं शुंगकालीन अभिलेखों की चर्चा की तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।